देखो यार, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ देना चाहते हो क्योंकि मैं इतने दिनों से मरा हुआ था, लेकिन तुम लोग अपने परंपरा का पालन करते हुए ना नेक्स्ट वीडियो और अगले पार्ट के अलावा ना कुछ नहीं लिखोगे। ओके। और हाँ, मैंने इस वाले वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है अपने चैनल के ऊपर, तो या आई थिंक तुमको ये पसंद आएगी। जैसी भी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत हमारा एमसी खुद बताता है कि एक बार वो बस मूतने के लिए एक तरफ हटाई था कि अधिकारियों का पूरा झुंड उसे पकड़कर शाही किले की जेल में ले गया। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंसेस देन फैंग वहां से गुजर रही थी और उसने उसे एक तरफ मूतते हुए देख लिया था। गुस्से में आकर एम्परर ने उसे जेल में डलवा दिया। फिर उन्होंने उसे सीमा पर निर्वासित करने का दिन चुना। और ठीक उसी वक्त जब वो नफरत से भरा हुआ था और मौत के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो गॉडस्लिंग सिस्टम को जगा पाएगा, जहां सिर्फ एनिमी को मारने से ही वो और ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। लेकिन अभी तो वो सिर्फ एक कैदी था। अरे नहीं, उसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए एनिमी कहाँ से मिलेगा? इससे पहले कि वो कोई रास्ता सोच पाता, गार्ड ने जेल का दरवाजा खोला और एक खूंखार कैदी को अंदर भेज दिया। जैसे ही उस कैदी ने उसे देखा, वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा और उसे अंदर से अनहोनी का एहसास हुआ। वो उठकर जाने ही वाला था कि उस आदमी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। क्या तुम थन हो? तुमने मुझे कोई और समझ लिया है? तुम क्या नाटक कर रहे हो? इस बदसूरत शक्ल को देखकर तो संगीत भी सच्चाई बता दे। यहाँ तक कि प्रिंसेस चिंगफैंग भी ऐसी नीयत रखने की हिम्मत करती है। तुम तो काफी निडर निकले। उसका दिल दहल गया। ये बंदा काफी शातिर है। ये उसकी पूरी आइडेंटिटी जानता है और यकीनन उसी को निशाना बना रहा है। किसी ने तुम्हें मारने के लिए सुपारी दी है। अपनी अगली जिंदगी में संभल कर रहना। उसकी बात खत्म होते ही उसके आदमी ने 10 पाउंड वजनी भारी चेन सीधे उसके सिर पर दे मारी। वो सदमे में पीछे हट गया। अगर ये हमला उसे लग जाता तो क्या वो मौके पर ही नहीं मर जाता? उसने बस वक्त पर और अनजाने में ही सही उस वार से बच निकलने में कामयाबी हासिल कर ली। चेन दीवार से टकराई और उसमें एक गड्ढा बना दिया। कमरे से बाहर निकले गैंग के बाकी मेंबर्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये देखकर और ये समझकर कि वो वार से बच गया है, वो आदमी आग बबूला हो गया और उसने उसे जोर से लात मारी। वो समय पर बच नहीं पाया और उसकी छाती पर करारा वार लगा। पूरे शरीर में भयंकर दर्द फैल गया और कोने में गिर जाने पर उसने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो आदमी स्पीयर उठा पाता, वो एक सरफिरे की तरह आगे बढ़ा और सीधा उससे टकरा गया। उस आदमी को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल वो पूरा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो तुम्हारा ये बाप तुम्हें तुम्हारे पुरखों के पास भेज देगा। उसने अपने हाथ की चेन को तोड़ने के लिए ठंडी चेन का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उसका गला दबा दिया। वो आदमी जिसकी आंखें खून से लाल थी, पागलों की तरह छटपटाने लगा। चाहे उसने कितने भी घूंसे और लात मारी, उसने उसे नहीं छोड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे मार डालना है। उसे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार वो आदमी मर गया। उसने तड़पना बंद कर दिया और उसकी सांस पूरी तरह थम गई। वो हाँफने लगा। मौत के मुंह से बच निकलने की खुशी ने उसके हाथों को बुरी तरह कंपा दिया। उसके दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल सी आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, एनिमी को मारने के लिए एक एट्रीब्यूट पॉइंट के बराबर है। तो ये है इस सिस्टम की काबिलियत। सिस्टम को बस किसी इंसान को तभी एनिमी मानना होता है जब वो उसके प्रति बुरी नीयत रखता हो। उन्हें हराने के बाद उसे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसने झट से अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला और अपने कम एट्रीब्यूट नंबर्स को देखा। उसने एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। उसके पास जो भी पॉइंट्स थे वो सारे उसने अपनी फिजिकल एबिलिटी में डाल दिए। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में गर्म पानी की एक धारा सी बह गई। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो अभी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तुरंत बहाल हो गई और वो पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। उसने फिर से एट्रीब्यूट पैनल देखा। ये तो बढ़िया फायदा है, एक को मारने से वो और स्ट्रांग हो जाता है। अगर वो कुछ और को मार दे तो क्या वो इस जगह पर राजा की तरह नहीं घूम सकता? उसकी नजर सेल में मौजूद सारे कैदियों पर गई। वे सभी उसकी नजर से खौफ खा गए। उनमें से किसी ने भी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की और वो थोड़ा अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह सका। खास बात यह थी कि इन लोगों की उसके प्रति कोई जानलेवा नियत नहीं थी, इसलिए उन्हें एनिमी नहीं माना जा सकता था। ये पूरा झुंड बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसी वक्त उसे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और उसने झट से अपने चेहरे से खून पोंछा। बाकी कैदियों के अंदर वो ऐसे गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेलर ने सेल में झांका और जमीन पर पड़े आदमी को पहले से ही मरा हुआ देखा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और किसी को वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया। अगले कुछ दिनों तक सेल असामान्य रूप से शांत रही, लेकिन इसकी वजह से वो पागल हो रहा था। क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में सुधार आ रहा था, इसलिए उसके खाने का राशन भी बढ़ गया था। दिन में 2 कॉर्न केक्स उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। वो इतना भूखा था कि लगभग ढहने वाला था, इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए उसने पूरी दोपहर खाया। हे भगवान, तुम मुझे एक वक्त का पूरा खाना भी नहीं दोगे? हम तो सड़क पर भूख से मरने ही वाले थे। जैसे ही वे आसमान की तरफ देखते हुए चल रहे थे, आखिर में जेलर उन्हें जाने के लिए कहने आ गया। बाकी कैदियों के चेहरे पर खून तक नहीं बचा था। उन्हें सीमा पर धकेल दिया गया जहां 90% मरना तय था। फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक थी। आखिरकार वे इस स्थानीय शैतान से आजाद हो गए थे। जितनी ज्यादा अराजकता होगी उतने ही ज्यादा एनिमी होंगे। फिर वो लेवल बढ़ाने के लिए एनिमी को मार सकता है और अपना पेट भी भर सकता है। लगभग 1 दर्जन कैदियों को एक मोटी मेटल चेन से एक साथ बांध दिया गया था। उसकी कलाई भयावह तरीके से सबसे आगे रखी गई थी। उसके पीछे एक लंबा डगमगाता हुआ जुलूस फैला हुआ था। वो पहले से ही भूखा मर रहा था। उसका हर एक कदम उठाना बेहद मुश्किल लग रहा था। जाहिर है इससे पूरे ग्रुप की स्पीड धीमी हो गई। जो कमांडर बाहर आया वो एक खूंखार हट्टा कट्टा अधिकारी था। उसकी बड़ी
बड़ी आंखें और घनी भौहें थीं। वो अपने घोड़े को विप मारते हुए एक कड़कती दहाड़ के साथ हंस रहा था। ये सब हंगामा किस लिए है? या तुम लोग कछुए पाल रहे हो? अगर मैं बाहर खेलता रहूं और महामारी के करीब नहीं पहुंच पाऊं तो मेरे पिताजी मेरी खाल उधेड़ देंगे। मैंने अपने दांत भींच लिए, खुद को तेज चलने के लिए मजबूर किया, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने में कामयाब रहा। पूरे 100 माइल्स। दोपहर तक आर्मी एक नदी के किनारे रुककर आराम करने लगी। सोल्जर्स एक साथ बैठकर सूखा मांस चबा रहे थे। उसकी टेस्टी स्मेल सीधा हमारे दिमाग तक पहुंच रही थी। हम ऑफिसर बस टकटकी लगाए मुंह में पानी भरते हुए सोल्जर्स को खाते देखते रह गए। मेरे मुंह में भी लार भर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली इस उम्मीद में कि अगर मैं इसे नहीं देखूंगा तो मेरा दिमाग लालच नहीं करेगा। आराम करने के लिए एक पेड़ से टेक लगाकर बैठा ही था और मुझे झपकी आने ही वाली थी कि अचानक जमीन हिल उठी। मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। इससे पहले कि हम अपने शौक से बाहर आ पाते, तेज दौड़ते घोड़ों की आवाज करीब आ गई। रेशमी कपड़ों से ढके घोड़ों पर सवार 5 आदमी जंगल के किनारे तक आ पहुंचे। बाघ जैसी दाढ़ी वाले आदमी ने, जिसकी आंखों में जानलेवा नियत साफ दिख रही थी, अपनी कमर से तलवार निकाली और हमारी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम में से कौन यहाँ बाहर आकर मरेगा? मेरा दिल धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई यहाँ मरने के लिए तैयार बैठा हो। इससे पहले कि मैं अपना मुंह भी खोल पाता, मेरी ही सेल का वही गंदा दिखने वाला बंदा तुरंत भीड़ से बाहर निकला। उसने सीधे मेरी तरफ इशारा किया और चिल्लाया, यही है वो, मैं इसे अंदर से जानता हूँ। जेल में मैंने इसका नाम सुना है। मैंने ध्यान से उसका नाम याद कर लिया। वो धीरे से मुस्कुराया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो पता चला कि ये एक डरपोक है। खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ही ले जाऊंगा। वो तुरंत मेरी तरफ झपटा। उसकी बात खत्म होते ही उसके हाथ में मौजूद बड़ा चाकू उठा और तेजी से मेरी तरफ घूम गया। मैं गर्दन से बंधा हुआ था। मेरे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी जान रिस्क में डालकर अपने बचाव के लिए हाथ में मौजूद चेन उठानी पड़ी। मुझे बस एक तेज छनछनाहट सुनाई दी। मेरी कलाई की चेन टूट गई। उसके हाथ पे कट लग गया था। दोनों एक पल के लिए शॉक में रह गए, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट किया। जब वो अभी भी शॉक में था, मैंने उसके हाथ से बड़ा चाकू छीन लिया और उसे हॉरिजॉन्टल तरीके से घुमा दिया। ये नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। किसने सोचा होगा कि कुछ ही सेकंड पहले हम सीधे साधे मेमने थे और अगले ही पल हमने काउंटर अटैक शुरू करके हथियारों के लीडर को ही ढेर कर दिया। उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया, सिस्टम प्रॉम्प्ट। एनिमी को मारने के लिए किल टारगेट पॉइंट काउंट 16 बिना एक पल गंवाए। मैंने अभी अभी मिले सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपनी फिजिकल एबिलिटी में डाल दिए। अगले ही पल मेरे शरीर में एक गर्म धारा बह निकली और यात्रा के दौरान जमा हुई सारी थकान तुरंत गायब हो गई। अपने अंदर बेहिसाब ताकत महसूस करते हुए मैंने उन 4 हथियारबंद लोगों की तरफ देखा जो अभी भी बचे हुए थे। अब मेरी नजर में वो कोई खतरा नहीं थे। जाहिर है वो एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स का एक ग्रुप थे। ऐसा लग रहा था कि अपने साथी की मौत की वजह से वो मुझसे नाराज थे। अगले ही पल वो अजीब तरह से हिलने लगे और फिर हमला। मैंने एक चीख मारी और अकेले ही आगे बढ़ गया, चारों से भिड़ने का इरादा रखते हुए। मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा। इसके उल्टा जितना ज्यादा मैं लड़ता गया उतना ही ज्यादा ताकत के साथ लड़ता गया, जिससे वो चारों हथियारबंद लोग डर से कांपने लगे। क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? इतनी कम ताकत के साथ भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैंने उन्हें गिराने के लिए अपनी तलवार घुमाई और साथ ही उन्हें ताना भी मार दिया। उनमें से एक मेरे हमले से डरकर अपनी एक घातक कमजोरी दिखा बैठा। मैंने तुरंत उस मौके का फायदा उठाया। एक वार ने उसे जमीन पर पटक दिया, जहां वो गिरकर बेहोश हो गया। सिस्टम की आवाज ने तुरंत बताया कि वो अभी मरा नहीं था, ये बदला लेने वाला था, जिसके बारे में 72 कर राज में। तभी एक और तलवार के वार के साथ सोल्जर्स की एक टुकड़ी अचानक उनके पीछे की झाड़ियों से निकल आई। उनका लीडर वही घनी भौहों वाला सोल्जर था। ये बहादुर डाकू कहाँ से आ गए? सोल्जर की आवाज ने बचे हुए 3 हथियारबंद लोगों के चेहरे पीले कर दिए। मैं तुरंत मुड़ा और जंगल की गहराई में भाग गया। मैंने मन ही मन सोल्जर्स को गाली दी और उन्हें सही समय पर न आने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी हाथ से निकल गए। मैंने अपना हाथ घुमाया और जमीन पर पड़े उस अधमरे आदमी पर एक आखिरी घातक वार कर दिया। वो तुम्हें मारना चाहता है। अगर वो नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। और इसकी कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। ये लोग कौन है? मेरे आका भी शायद इसी बारे में सोच रहे थे। शायद हमें नीचे जाकर उनसे पूछना चाहिए। ऑफिसर ने मेरी आंखों में ध्यान से देखा, लेकिन आखिरकार कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने बस किसी को मेरी चेन को एक नई चेन से बदलने का ऑर्डर दिया। असल में वो पहले ही झाड़ियों में छिपे रहने की पूरी प्रक्रिया को देख चुका था। शायद वो अपने दिल में सोच रहा था कि मुझ जैसे भूखे मरते आदमी में एक प्रशिक्षित हत्यारे को मारने की ताकत कहाँ से आई। उस रात हमें संगरोध शिविर के एक अस्थायी सेल में बंद कर दिया गया था। हर कोई कुत्तों की तरह सुस्त था, सिर्फ मैं ही खुशमिजाज बना रहा। बाकी सभी अनजाने में मुझसे दूर हो गए, खासकर वो कैलीग्राफी वाला आदमी जो अभी अभी बाहर निकला था और मेरी तरफ इशारा कर रहा था। बदले की कार्रवाई के डर से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। स्टेशन के नौकर ने मकई के केक लाए और सभी बंदूकधारियों ने उन्हें छीन लिया, लेकिन चौकोर चेहरे वाले आदमी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और वो समझ गया कि वो मेरी नजरों में आ गया है। बॉस ने सारे केक अलग रख दिए हैं। स्टेशन अटेंडेंट की कभी न खत्म होने वाली हवस के साथ सख्त चेहरे वाला आदमी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ केक लेने के लिए उठने ही वाला था कि मैं भी खड़ा हो गया। मैंने उसके चेहरे पर डर देखा। लानत है, बहुत आगे मत बढ़ो। जब तुम मुझे बेच रहे थे तब तुम बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? मैंने अपनी जंजीर उठाई और जोर से उसकी तरफ दे मारी। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने स्टेशन अटेंडेंट से मदद के लिए चीख पुकार मचाई, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने पीछे मुड़कर देखने तक की जहमत नहीं उठाई।
अपना सिर घुमाया और चला गया। उसका चेहरा तुरंत निराशा में डूब गया। उसकी आंखों का डर धीरे धीरे पागलपन में बदल गया। उसने सोचा कि जब उसे मरना ही है तो क्यों ना एक दांव खेला जाए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, मैंने उसे एक ही बार में मार गिराया और दूर फेंक दिया। उच्च पद के व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए। एट्रीब्यूट स्कोर 0-1, बाकी एट्रीब्यूट स्कोर केवल 0, 3-0-1 ही है। रात में कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह नौकरानी समय पर बच्चे को लेने आई। कितनी अजीब बात है मालिक, इस बार किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। सारे कैदी बस मुझे घूरते रहे। उस दिन वाला वो हरामी अपनी पीठ झुकाए चेहरे पर चापलूसी लिए करीब आया। बड़े भाई कृपया आप सब पहले जाइए। मैं सन्न रह गया। फिर एक ठंडी हंसी हंसा, तुम लोग खाना नहीं खाने वाले हो? अगर आपने अभी तक नहीं खाया है तो मेरी खाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी तुम्हारे साथ औपचारिकता निभाने की जहमत नहीं उठाई। मैंने 2 मकई के केक निकाले और उन्हें लालच से खा गया। उसी समय अधिकारी गुस्से में गश्त पर गया। उसने उधर देखा और तुरंत जमीन पर पड़े चौकोर आकार के साइन को देखा। ये कब बाहर गया? ये किसने किया? सेल में किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ मेरे मकई के केक चबाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अधिकारी मेरे सामने आकर रुका, अपना सिर ऊंचा किया और पूछा, तुम कैसे मरे? हुजूर, मैं तो मरे हुए इंसान की तरह सोया था। मुझे कुछ नहीं पता तो फिर तुम अपनी जंजीरों पर लगे खून को कैसे समझाओगे? मैंने देखने के लिए अपना हाथ उठाया और आश्चर्यजनक रूप से जंजीर पर सूखे खून के धब्बे थे और ये एक एकदम नई जंजीर थी। कल सच में अजीब है, मेरी जंजीरों पर खून क्यों है? क्या आपने मुझे एक नया प्रेमी दिया है? मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ, मुझे सच बताओ। क्या बताऊं? क्या चोरी के बैग वाले अपराधी का सड़क पर मर जाना आम बात नहीं है? क्या पता, शायद मैं भी आज मर जाऊं। सही कहा ना सर? घनी भौहों वाले अधिकारी ने मुझे ध्यान से देखा, मानो मेरे चेहरे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार मैंने ठंडी सांस भरी, कुछ नहीं कहा और मुड़ गया। सेना सीमा की ओर अपना मार्च जारी रखे हुए थी। कल के एट्रीब्यूट के संरक्षण के बिना और मेरे पेट में पानी न होने के कारण मेरे कदम बहुत भारी लग रहे थे। अगर मैं एक बीट भी धीमा होता हूँ तो पूरे समूह को धीमा होना पड़ेगा। आपका अधिकारी अपने घोड़े को पटकते हुए मुझ पर चिल्लाता है, तेज चलो। कल वाला वह आक्रामक रवैया कहाँ गया? मैंने अपने होंठ भींचे। मैंने अपने गुस्से को दबाया और अपनी चाल तेज की। जब सूरज अपने चरम पर पहुंचा तो सेना नाले के पास रुक गई। नाला शांत और स्थिर था। कैदी सब जमीन पर सीधे लेटे हुए थे। मैं अभी अपने पैरों की मालिश करने बैठा ही था कि आपके उस सैनिक ने मुझे लात मारी और मुझ पर पानी की एक बाल्टी फेंक दी। जाओ और थोड़ा पानी लेकर आओ, बाकी सब अब अलग हैं। मैं आंख पर पट्टी बांधकर गार्ड के साथ कैसे काम कर सकता हूँ? उसकी आंखों की पट्टी हटाओ। आपका अधिकारी आदेश देगा। अधिकारी तुरंत आएगा और मेरी जंजीरें खोलेगा। लेकिन मैंने जानबूझकर हम में से 2 को उस पर कड़ी नज़र रखने के लिए छोड़ दिया। उसे कोई चाल न चलने दें। मैं बाल्टी उठाकर नाले की तरफ चला जाऊंगा। जैसे ही 200 को उसकी आंखों की पट्टी हटाओ। पानी वापस लाया गया। कैदी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह मर गए। हमला करने के लिए आगे बढ़े। हम इससे पहले कि मैं सांस भी ले पाता, आपके अधिकारी ने रुककर मेरा रास्ता रोक दिया। फिर नाले में जाकर कुछ मछलियां पकड़ी। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे आदमी भूखे थे? नहीं। इतना छोटा सा काम और तुम इसे खुद कर रहे हो। ठंड में खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हवा तुरंत बर्फ की हद तक जम गई। गुस्से से भरा अधिकारी का हाथ उसकी तलवार पर टिक गया। मैं भी कम गुस्से में नहीं था। बड़ी बड़ी आंखों से उसने फिर देखा। पानी पकड़ो, फिर मछली पकड़ो, फिर तुम्हें उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। बाप रे, ये एक कैदी है, आपका नौकर नहीं। थोड़ा और होता तो मैं मर जाता। तभी उसके साथ एक ही सेल में सन की बूढ़ा आदमी पास आया। हुजूर, मुझे मछली पकड़ना आता है, मुझे उसके साथ जाने दीजिए। आगे बढ़ो। नाले के रास्ते में बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और मेरे करीब आया। बस देखो और इंतज़ार करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं अभी भी एक ऐसा इंसान होने के लिए आपकी तारीफ करता हूँ जो इतनी सत्यनिष्ठा रखता है। आगे की राह कठिन है, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। अपने गृहनगर के बारे में सोचते हुए मुझे एक कुशल कारीगर के रूप में भी जाना जाता था। लोग मुझे सफ़ेद पक्षी कहते थे। ठीक है, बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी में ऐसा हुनर होगा। हथकड़ी लगे होने पर भी उसके पास कुछ हुनर था। वह पानी के नीचे स्वतंत्र रूप से गोता लगा सकता था। बिना किसी समय के उसने कई बड़ी मछलियां पकड़ लीं। जब वे किनारे आए तो हट्टे कट्टे अधिकारी ने जमीन पर पड़ी मछलियों को देखा। उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उन्हें पकने तक ग्रिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। नहीं, मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें मारना नहीं चाहता था, है ना? मैं अपना आपा खोने ही वाला था कि बूढ़ी औरत बीच बचाव करने के लिए कूद पड़ी। हुजूर, मुझे पता है कि इसे कैसे भूनना है, बस इतना ही। सैनिक ने एक ठंडी सख्त निगाह से मुझे देखा, मुड़ा, कुबड़े के हाथ में नमक की एक छोटी सी थैली सरका दी और फिर चला गया। मैं बैठ गया। वह जमीन पर बैठ गया। मन ही मन सोच रहा था कि वह इस कर्ज को बाद में चुकाएगा। ओल्ड हू ने कुशलता से मछली ग्रिल करते हुए धीरे से सलाह दी, तुम्हारी बाहें तुम्हारी जांघों को नहीं खींच सकती, बस थोड़ी देर के लिए इसे बर्दाश्त करो। अरे, और फिर उसका नाम है लैंगली बाच डियू, या वो बस उस डरपोक काले कछुए की तरह है? ओल्ड हू ने इसे जल्दी से किया, मछली को ग्रिल किया, इसे एक प्लेट पर रखा और अधिकारियों को पेश किया। फिर वो चुपके से वापस आया और मुझे आधा केक सरका दिया, मकई। जब मैं सुबह जल्दी उठा तो मैं इसे चुपके से अपने साथ ले आया। हम खाना शेयर करेंगे। इसका मकसद क्या है?
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा करेंगे बड़े भाई। मैं कुछ और उत्तरी बर्बर लोगों को मारने के लिए सीमा तक जीवित पहुंचना चाहता हूं। कौन जानता है, शायद मैं जनरल के खिलाफ भी खड़ा हो पाऊंगा। वो पागल है। क्या ये जनरल की सज़ा है? ये वास्तव में मेंग हाओ है, लेकिन मैं उस पर ठंडा पानी नहीं डालूंगा। उस रात सैनिकों ने मुझे यह और वह करने का आदेश दिया। मैंने इतनी मांग की कि मेरी आंखें हरी हो गईं और मैं ब्रेड की कुछ रोटियों पर जीवित रहा जो कुबड़े बूढ़े आदमी ने चुपके से बेची थीं। एक पैच लाओ। मैंने वह एट्रीब्यूट पॉइंट कमा लिया है, लेकिन मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वो मेरा आखिरी और एकमात्र पत्ता है। रफ लुकिंग सैनिक ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेज पर भाप जनरल, सुगंधित भुना हुआ बीफ रखा था। यह जितना ज़्यादा लुभावना होता गया, उतना ही ज़्यादा आकर्षक होता गया। उसने मेरे सामने एक टुकड़ा चबाया और फिर उसे कुत्ते की तरह ज़मीन पर फेंक दिया। हाँ, मैं क्रूर हूँ, लेकिन मुझे सही और गलत का फ़र्क नहीं पता। तुम साले बैल, तुम किस बात के लिए सख्त बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुमने और कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मेरे पास तुम्हारी बहन से निपटने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके घर पर नई सेना क्यों है? जेल की सेल पहले से ही बहुत तंग है। फिर उन्होंने उसमें 50-50 आदमियों को और ठूंस दिया। मैं थक चुका था। जैसे ही मैं बैठा, बूढ़ी औरत ने मकई के 2 केक निकाले और मुझे दिए। मैं उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि एक गंदे हाथ ने उन्हें छीन लिया। इसका अपराधी एक आंख वाला आदमी था, जिसने मेरी आंखों के सामने ही 2 केक गटक लिए। खाने के बाद भी उसका चेहरा उकसावे से भरा था। कोई बात नहीं। ओल्ड मैन वुलाओ ने वापस आने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे लात मार दी। मैंने सैनिकों की बदमाशी बर्दाश्त की है। तुम छोटे बच्चे मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत करते हो? तुम क्या देख रहे हो? इस बूढ़े आदमी के पास सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। एक इंसान की जान चली गई है। मुझे यकीन है कि तुम डरे हुए हो। तुम एक मजबूत कातिल हो, है ना? एक आंख वाला आदमी भड़क गया। एक घूंसा मेरे चेहरे की तरफ आया। मैंने न तो चकमा दिया और न ही उससे बचा। मैंने उसकी मुट्ठी पर निशाना साधा और एक घूंसा मारा, और मुझे बस एक कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। पूरी सेल में टूटी हुई हड्डियों की आवाज़ गूंज उठी। एक आंख वाले आदमी की बाँह ढीली लटक गई। पूरी बाँह बेजान हो चुकी थी। उस बाँह ने दर्जनों लोगों को मारा था। अचानक एक आंख वाले आदमी ने एक तेज चाकू निकाला और उसे घुमाया। मैं एक तरफ झुक गया। नहीं, उसकी कलाई पर एक तलवार का वार लगा। एक कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ उसकी बाँह टूट गई और वह आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा। वह आदमी डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों से पहले वाला घमंड गायब था। मैं उसके पास गया, उग्र निगाहों से उसे घूरने लगा। यह वही आदमी था जिसने दर्जनों लोगों को मारा था। मेरी बाँह के नीचे हड्डियाँ सच में सख्त थीं। लानत है, मेरी दोनों बाहें सुन्न हो गई हैं। असहनीय दर्द से मेरा चेहरा विकृत हो गया। मैंने सुन्न होकर धातु का छोटा सा टुकड़ा उठाया। इसे उठाते हुए अपने दिल के हल्केपन में उसकी आंखों ने आदमी को ऐसे स्कैन किया जैसे उसे काटने के लिए चुन रही हूँ। वो आदमी अचानक ढह गया। बड़े भाई, मैं तो बस दिखावा कर रहा था। मैंने ये नहीं किया। ये यकीनन वही कातिल होगा। असल में मैं मूल रूप से एक सुअर का कसाई था, लेकिन मैंने अनजाने में अपने गुरु को मार डाला। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सच में मुझ में किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, जानबूझकर या अनजाने में। हमारे पास जांच करने के तरीके हैं। तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। सीधा नीचे जाओ और अपने गुरु से पूछो। वो आदमी शौक में आ गया और दहाड़ा। तुम मेरे साथ चाल चल रहे हो? मैं तो भूत भी नहीं बनूंगा। मैंने उसके दल के आर पार वार कर दिया। जेल में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई एक पागल आदमी के डर से मुझे देखने लगा, सिर्फ ओ मैन वुल को छोड़कर। उसकी नज़र सुस्त थी। उसने मुझे कभी इतना बेरहम नहीं देखा था। मैं बेपरवाही से कोने में जाकर बैठ गया। मुझे इतना बेरहम देखकर वो बोला, बड़े भाई, हमने 100 नागरिकों को मार डाला। इसके बाद कोई भी हमें दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, मैं बस उसे काटना चाहता था। मैंने इतना नहीं सोचा था। चेला चुप हो गया। सबको पता था कि यही सच था। मेरा गुस्सा, जो बहुत लंबे समय से दबा हुआ था, आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता खोज ही चुका था। मैंने एट्रीब्यूट पैनल देखा। फिजिकल एबिलिटी 3 थी और बाकी बचे एट्रीब्यूट पॉइंट्स। इसे 3 तरीकों से बांटा जा सकता है। पॉइंट्स कम थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर दबा हुआ अग्रेशन आखिरकार बाहर निकल ही आया। अगली सुबह ऑफिसर गुस्से में जेल की सेल की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने एक आंख वाले आदमी की अकड़ी हुई डेड बॉडी देखी। उसने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने कोई नॉइज़ भी नहीं की, बस सभी को तुरंत बाहर निकलने का ऑर्डर दे दिया। पूरा ग्रुप चुपचाप आगे बढ़ा। इस समय किसी में भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन लास्ट स्टैंड सिस्टम के आशीर्वाद से मैं धीमा नहीं चल रहा था, है ना? जंगल फिर से एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा, जहां हवा में झूलते कुछ नाशपाती के पेड़ थे। हालांकि वो पूरी तरह पके नहीं थे, फिर भी उनकी फ्रेश हरी खुशबू हर किसी को लुभाने के लिए काफ़ी थी। ये फ्रेश लग रहा है ना? एक साहसी बंदे ने खुद ही कुछ तोड़ने की पहल कर दी। घनी दाढ़ी वाले ऑफिसर को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार यमराज ने सहमति में सिर हिला दिया। मान गया। उसने पहाड़ी पर पागलों की तरह दौड़ने की परमिशन दे दी। हेन ने अपना मुंह पूरा भर लिया। बिना ज़्यादा वक्त लगाए मेरे और कुबड़े बूढ़े आदमी को छोड़कर पूरा ग्रुप पहाड़ी पर पहुंच चुका था। इससे कुबड़ा बूढ़ा आदमी चिंतित हो गया। बड़े भाई, उन बदमाशों को देखो। वे आधा खाते हैं और आधा फेंक देते हैं।
भगवान की नेमत की कितनी बर्बादी है। अगर उन्हें पसंद है तो ऐसा ही सही। तुम बदमाश, मेरी नाशपातियाँ छोड़ो। पहाड़ी पर अब सिर्फ मैं और वो गंदा ऑफिसर बचे थे। चारों तरफ की हवा जमती हुई सी लग रही थी। कल रात आपने उस आदमी को मार डाला। जिस वजह से उसने मेरी ब्रेड चुराई थी वो ये थी कि उसने इसे चुराया था। क्या तुम मेरे लिए कोई नाटक कर रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? तो तुम जन्मजात किल्लर हो। बिल्कुल। अगर तुम्हें मारना पसंद है तो मैं तुम्हें जिंदा सीमा तक पहुंचाऊंगा ताकि तुम अपने दल के मजे से लोगों को मार सको। मुख्य बिजनेस वही जगह है जहां तुम्हारा शरीर दफनाया गया है। फिर पहाड़ी पर मौजूद ऑफिसर और कैदी नीचे उतरने लगे। जब सभी इकट्ठा हो गए तो ऑफिसर ने पूरे काफिले को अपना मार्च जारी रखने का सिग्नल देने के लिए पैर पटका। मेरे आदमियों का झुंड, जिनके कदम अब हल्के लग रहे थे, करीब आ गया। बूढ़ा आदमी सावधानी से मेरे पास आते हुए बोला, बॉस मुझे माफ़ करना, मैं आपके पैसों में से कुछ भी नहीं निकाल सका, सब बेकार चला गया। क्या आपने उस दुआ झील के बारे में सुना है? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं बॉस? वो कैदियों का यमराज पैलेस है। जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता। तुम्हें कैसे पता? यहाँ तक कि मैं भी उत्तरी बिहार से भाग निकला था। वहाँ का कमांडर, जिसका नाम शांगशान था, ने कैदियों को कैनन बॉल की तरह इस्तेमाल किया था। इसके नतीजे में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा उत्तरी साम्राज्य के लोगों को भी मारा। संक्षेप में, वो कमांडर एक पागल आदमी था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने थूक निकला और उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ न पहुँचूँ। जब मैंने ये सुना तो मैं हंस पड़ा। ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मुझ पर बिल्कुल सूट बैठता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो जगह काफ़ी भयानक है। उसने किसी को मार डाला, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि उत्तरी बिहार का बंदा था। बूढ़े वू ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई सरफिरा हूँ। मेरी आंखों में वो खूंखार जुनून देखकर बूढ़ा वू खामोश हो गया। और उसके जैसे ही एक सख्त किलर के लिए वो हेवनली जनरल था, जो अपने घोड़े पर सवार होकर ठंडी नज़र से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे के कोने पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। जब तुम झील में कदम रखोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम रहोगे। 1 महीने बाद आर्मी उत्तर में पहुंची। ठंडी हवा अपने साथ खून की तेज़ बदबू मेरे चेहरे तक ला रही थी। वो जंगी स्मेल थी। जितना ज़्यादा हम उत्तर की ओर बढ़ते गए उतनी ही ज़्यादा लाशें मिलने लगीं। वहाँ इंपीरियल कोर्ट के सोल्जर्स थे, कुछ बारबेरियंस थे, और बीच में कुछ बदकिस्मत कैदी भी थे जिनके सिर ज़्यादातर कटे हुए थे। कैदियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे अपना सिर उठाएं। वे अपना खुद का फ्यूचर देखने से डर रहे थे। और बूढ़ा वो भी कम बोलने लगा था। कुछ दिन बाद एक शव के सामने ऑफिसर ने उसकी चेन खोल दी। उसके चेहरे पर रोने से भी ज़्यादा बदसूरत मुस्कान तैर गई। मैंने उसके कंधे पर थपथपाया। उसके कंधे झुक गए और बिना पीछे मुड़े वो भारी कदमों से शव की ओर चल पड़ा। वो शायद एक तरह की विदाई थी। बाकी सब लोग मेरे साथ मिलकर चलो। आर्मी में अब आखिरी कुछ आदमी ही बचे थे। ऑफिसर ने अपना पैर पटका और अपने विप से एक दिशा की तरफ इशारा किया। बाकी कैदियों ने मुझे देखा और हंसने लगे, जैसे मैं पहले ही मर चुका हूँ। मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उनके पीछे पीछे चला। रास्ते में सोल्जर्स में से एक ने गुस्से में मेरी तरफ कुछ फेंका। इसे खोलो और देखो। अगली जिंदगी में खाने के लिए सॉल्टेड बीफ है। मैं हंसा। ठंड में बिना अपना एक्सप्रेशन बदले मैंने उसे वापस फेंक दिया। ऑफिसर, जिसका नाम अभी तक अननोन था, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा और भी गहरा हो गया। इसमें हिम्मत है। हाँ, ये आखिरी टेस्ट है। अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम अभी भी नॉर्मल तरीके से शव में एंटर कर सकोगे, लेकिन अगर तुम नहीं खाते तो तुम बस शव के फांसी के फंदे तक पहुंचोगे। हाँ, मेरा भी यही मतलब था। आपकी ट्रूप्स मेरे हाथ पैर बहुत मजबूती से कुचल रही हैं और मैं सोने चला गया। आधी रात को घोड़ों की टापों की गूंज ने मुझे जगा दिया। चूंकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ दोगुनी हो गई थी, मेरी सेंसेस किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा तेज थी। हिलो मत, तुम एक वाइल्ड राइडर हो। अपने कपड़े उतारो वरना तुम मर जाओगे। बस यही बात है। नहीं, गंदी चेन का पता चल जाएगा। आपका सोल्जर मुझे रोकने में बहुत तेज है। तुम दोनों झाड़ियों में छिपे हो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि जोर से सांस भी ले सकूं। घोड़ों की टापों की आवाज़ करीब और करीब आती गई, जिससे ज़मीन कांपने लगी और मैं परेशान हो गया। जब मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, घोड़ों की टापों की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। मैंने रहत की सांस ली। क्या मैं अब उन्हें उतार सकता हूँ? वे सब चले गए हैं। अब हंसने की क्या बात है? क्या हो अगर वे अपनी गाड़ी वापस मोड़ लें? उस काले कौए जैसी जुबान को बंद रखो। आप सभी जुबान को बंद रखो। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक तेज चिल्लाहट गूंज उठी। हाँ, यहाँ कौन है? ऑफिसर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी उसे गाली देना भूल गया। तुम्हारी माँ की। ये बारबेरियन सच में अभी तक नहीं गए हैं। चाबी कहाँ है? जैसे ही चेन खोली गई, कई काले साए वापस आ गए। चांदनी में हम उनके लोहे की टावर जैसे मजबूत शरीर साफ देख सकते थे। बूढ़े ने गलत नहीं कहा था। ये उत्तरी बिहार के लोग सच में सांड जितने बड़े थे। वो बंदा उत्तरी बारबेरियन के सामने खड़ा था। मुझे तो तुम सब एक मुर्गे जैसे दिखते हो। उसने थूक निकला। उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा तो यकीनन मारा गया। उत्तरी बारबेरियन की तलवार की मुड़ी हुई धार ठंडी रोशनी में चमक रही थी। फिलहाल हमने उन्हें नहीं खोजा था।
मैं रास्ते में ही प्लान बना रहा था कि तभी वो सख्त बूढ़ा ऑफिसर अचानक अपनी तलवार निकालकर बाहर झपटा। तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने उसे वापस गाली दी, लेकिन मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लानत है तुम पर। ऑफिसर की बड़ी मोटी ब्लेड वाली तलवार सीधी मुड़ी हुई धार से टकराई। वो धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा। वो हिल गया था और उसकी पीठ बाइक होवांग के लोगों के सामने खुली हुई थी। ताकत के मामले में वे स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। फेलियर का कारण होस्ट बहुत अकेला है। लानत है, होस्ट मरने वाला है। इसके बाद कोई आसपास नहीं रहेगा। सिस्टम के लिए पॉइंट्स ढूंढना बेकार है। सक्सेस का एक और पॉइंट। वहीं उत्तरी बीहड़ के दो योद्धाओं ने हम पर अपनी तलवार चला दी। उनकी ताकत हमारे अंदर उमड़ पड़ी। मैंने अपनी चेन कस ली। पीछे हटने के बजाय मैं आगे बढ़ा। मुड़ी हुई धार पर एक करारा वार लगा। उत्तरी बीहड़ के दोनों बर्बर 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए, लेकिन मेरा बंदा अपनी जगह पर अटल रहा। पहाड़ की तरह टस से मस नहीं हुआ। घनी भौहों वाला ऑफिसर हैरानी से उसे घूरता रह गया। उसकी ये हरकत पूरी तरह से उसकी समझ से बाहर थी। साउथ हाईलैंड्स के लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते? हम तो खुद यमराज से पूछें। सब कुछ शांत और सुव्यवस्थित था, तभी डाकुओं ने हमला कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। बात बिगड़ गई। हालांकि मेरे पास ताकत है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर वेपन नहीं है, इसलिए मैं इन्हें तुरंत नहीं हरा सकता। मेरे पास खड़े घनी भौहों वाले ऑफिसर ने दहाड़ते हुए कहा, जल्दी हमला करो, इसे ज़्यादा मत खींचो। मुझे अपनी तलवार दो, इसे पकड़ो। बड़ी तलवार हवा में उड़ी। मैंने उसे पकड़ा, घूमकर तलवार नीचे की तरफ चलाई और अगले ही पल तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। उत्तरी बिहार के वॉरियर का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक को मारने पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। नाइस। बाकी बचे उत्तरी बिहार के वॉरियर्स आगे बढ़े। फिर मैं भी आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। सिर पर एक ही बार में मैंने इंसान और तलवार दोनों को 2 टुकड़ों में काट दिया। हट्टे कट्टे ऑफिसर का मुंह हैरानी से खुला रह गया। ये कोई लड़ाई नहीं है ना? ये तो बस मांस काटना और छीलना है। उत्तरी बिहार के वॉरियर को आखिरकार समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत मुड़ा और भागने लगा। उसने एक बार सीटी बजाई और एक काला घोड़ा सामने आकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। लानत है, वो मदद बुलाने जा रहा है। भाग रहे हो या तुमने मुझसे पूछा था? मैं घोड़े की बराबरी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और हाथ में पकड़ी बड़ी तलवार पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी। धप! लंबी तलवार उसकी पीठ के आर पार निकल गई। ताज़ा खून हर तरफ बिखर गया, लेकिन वो गिरा नहीं। वो घोड़े की पीठ पर सीधा लेटा रहा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। मेरे ऑफिसर को गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे भागने क्यों दिया। तभी सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, एक मारा गया। मैंने शांत होकर अपनी तालियां बजाईं। आखिरकार मौत तो मौत है, कम से कम 90% काम तो हो ही गया। हम पूरी रात ट्रैवल करेंगे जब तक सुबह रॉयल कैवलरी पेट्रोल से सामना नहीं हो जाता। बस उस एरहाई लेक की तरफ बढ़ो। वे कैवलरी सोल्जर्स मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे किसी पहाड़ को पार करती हुई लाश को देख रहे हों। रॉयल आर्मी आखिरकार पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वे गेट के अंदर कदम रख पाते, खून की तेज स्मेल हवा में फैल गई। जमीन उत्तरी बीहड़ के लोगों की लटकती हुई स्कल से पट्टी पड़ी थी। गेट के एक होल पर एक चीता झपटा हुआ था और मांस के टुकड़ों को नोच नोच कर खा रहा था। मैंने थूक निगला। इस माउंटेन लेपर्ड की डेकोरेशन काफ़ी इंप्रेसिव है ना? घनी मूंछों वाले ऑफिसर ने ठंडी हंसी हंसी। क्या हुआ, डर गए? मुझ पर हंसने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। डरने की क्या बात है, ये जगह तो मेरे टेस्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। गेट पर पहरा देने वाले 2 लोगों ने मुझे कैदियों के बारे में बात करते हुए सुना। एक और बंदा खुद को मानसिक रूप से परेशान करवाने आ गया। इस तरह के बिहेवियर के साथ ये कितनी देर टिक पाएगा? चलो पहले वाले ग्रुप से निपटते हैं। वे सब मर चुके थे। कैंप के अंदर जाओ। एक भयानक चीख हर तरफ गूंज उठी। कई बारबेरियंस को स्टेक्स पर गला घोंटकर मार दिया गया था। उनका मांस और खून अलग अलग बिखरा पड़ा था। सीधे खड़े रहो, कोई मुसीबत खड़ी मत करो। ऑफिसर मुझे एक तरफ ले जा रहा था। कमरा एकदम अंधेरा था। ये कहने के बाद उसने मुझे अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह काला था। मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ा। नीचे झुककर देखा तो एक अखड़ी हुई लाश दिखाई दी। कोई हैरानी नहीं, पिछली बार जो कुरियर डाक पहुंचाने आया था वही यहाँ मरा हुआ पड़ा था। ऑफिसर वापस अंदर आया, गाली देते हुए लाश को घसीट कर बाहर ले गया। फिर जेल दोबारा अंधेरे में डूब गई। मैं दीवार के कोने से टेक लगाकर बैठ गया और चुपचाप इस जगह की बदनाम रेप्यूटेशन के बारे में सोचने लगा। यहाँ तो लाश भी आसानी से मिल जाती थी। थका हारा होने की वजह से मुझे झपकी आ गई। बेहोशी की हालत में अचानक मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वही रॉयल गार्ड ऑफिसर दरवाजे पर दिखाई दिया। पछतावा? मैंने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये सवाल क्यों किया। क्या बात है? उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया, फिर मुड़ा और जाने लगा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, पूरी रात में तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी जान चाहता है? तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है? ध्यान से सुनो, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही नहीं है? मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मुझे बिना सही तरीके से दफनाए छोड़ सकते हो? और मुझे अब और सॉल्टेड बीफ मत देना। मैं बीफ नहीं खाता, या शायद मैं अभी भी तुम्हारा एक नाइफ का कर्जदार हूँ। अगली बार मैं तुम्हें वापस कर दूंगा।
बेहतर रहेगा। बाहर आगे बढ़ती हुई ट्रूप्स की खबर सुनाई दे रही थी। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की, लगभग ना के बराबर स्माइल तैर गई। मुझे सेल से बाहर घसीटते हुए वो मुझे अकेला छोड़ गया ताकि मैं सिस्टम पैनल खोल सकूं। सच कहूं तो कुछ ही दिनों में मेरी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी अपग्रेड हो गई थी। मैंने काफ़ी कुछ जमा कर लिया था। बाकी हमने शाम होने तक इंतज़ार किया, फिर अंदर चले गए। अंदर खून से लथपथ लोगों से घिरे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हर कोई बैठने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहा था। आखिरकार लालटेन लिए एक कड़े हाथों वाला दुबला पतला बूढ़ा आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए अंदर आया। ओह, एक नया बंदा आया है। इसने क्या जुर्म किया है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और मेरे पास झुकते हुए पुरानी बातों का जिक्र करने लगा। मेरा नाम थैन है। यहाँ हम एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, हम निकनेम का इस्तेमाल करते हैं। तुम मुझे ब्लैक वुल्फ कह सकते हो। मैं मुस्कुराया। तो तुम मुझे S-K कह सकते हो। S-K? दिलचस्प। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हर कोई इतना खून से लथपथ क्यों है? बैटलफील्ड में लड़ने जा रहे हैं। बैटलफील्ड में लड़ना? यहाँ बाई खुआंग के लोगों को मारने को ह्यूमन फाइटिंग कहा जाता है। मैंने सिर हिला दिया तो पता चला कि इसमें कुछ भी खास नहीं था। इसी समय वन टाइट बस एक बड़ी बास्केट और शराब का एक जार लेकर आया। ब्लैक वुल्फ ने कहा, तुम नए हो है ना? अभी जो चाहे ले लो, बाद में हम मौतों की संख्या के हिसाब से रिवॉर्ड हासिल करेंगे। जो किसी को नहीं मारेगा उसे खाने को नहीं मिलेगा। ये रूल तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। ताकत ही सब कुछ है। हम 5 मीट केक्स बस लेते हैं। एक मीनार जितने बड़े बंदे के पीछे 10 लोग खड़े थे और उसने एक ही घूंट में आधी शराब गटक ली। इसके बाद एक भरे हुए सीने वाली औरत आई जिसके चेहरे पर एक लाल फूल लगा था। उसने 2 केक्स लिए, शराब के जार को तिरछी नज़र से देखा और चली गई। ब्लैक वुल्फ अपनी छोटी बहन से खाने के लिए कह रहा था, वरना उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तभी अंधेरे से एक तीखी चीख गूंजी। सुहावने पिंक रंग वाला एक पीले चेहरे का नौजवान आया। उसने रैक से बड़ी नजाकत से केक का एक टुकड़ा उठाया। मैं तब तक उसे घूरता रहा जब तक मेरे रोंगटे खड़े नहीं हो गए। मैंने उस फ्लैशी दिखने वाले बंदे से दूर रहने का फैसला किया। आखिरकार वो तो एक छोटा लड़का था। अगले ही पल काले बालों में एक छेद वाला वो लड़का बास्केट में घुस गया और पागलों की तरह खाने लगा। ब्लैक वुल्फ ने समझाते हुए कहा, डरो मत, वो एक अच्छा बच्चा है, बस थोड़ा लालची है। मैं केक का ये टुकड़ा खा लूँगा। ये काफ़ी शानदार दावत है, कोई मामूली चीज़ नहीं। ब्लैक वुल्फ हंस पड़ा। फिर उसने पीते हुए अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। वो बड़ा और खूबसूरत बंदा कभी जांगनन गैंग का यंग मास्टर हुआ करता था। पूरे गैंग का सफाया कर दिया गया था और सिर्फ एक लड़की एक ब्रॉथल में छिप गई थी। जब उसने किसी को मारा तो उसके चेहरे पर लगा फूल फड़फड़ाती हुई बटरफ्लाई की तरह खिल उठा और उस फूल जैसे चेहरे वाले आदमी का नाम भी राजा के एक रिश्तेदार के नाम पर रखा गया था। उसके बेटे पर किए गए ब्लैक मैजिक की वजह से प्रिंस को यहाँ बुलाया गया था। सफ़ेद बालों वाले बंदे ने कहा कि उसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। सच में? उसने उसे सीधे दन कहा। उसकी किडनी कमज़ोर थी और इस जगह पर कमज़ोर किडनी होना भी एक क्राइम था। कौन सा बच्चा सबसे बदकिस्मत है? मास्टर ने तंबाकू लिया और उसे इस भयानक रूप में बदल दिया। उसने मास्टर को मार डाला लेकिन भाग नहीं सका, इसलिए वो यहाँ कैद हो गया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो गंदे खेल खेलता है। बूढ़े आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। ये बूढ़ा पॉइजनस आदमी खुद को सामान्य बताने का दावा कर रहा है। ये तो काफ़ी मज़ेदार है। मैं चौंक गया। पता चला कि मास्टरमाइंड ब्लैक वुल्फ के बिल्कुल बगल में बैठा था। उसकी बकवास मत सुनो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगा कि प्रिंसेस देन फैंग ने मेरी कमती चीज़ देख ली है ना? ब्लैक वुल्फ ने मुंह भर शराब थूकती। छाया में छिपी बटरफ्लाई मुस्कुराई। ब्लैक वुल्फ ने सिर हिलाया। तब तो तुम सचमुच निर्दोष हो। जिस पर गलत आरोप लगाया गया है वो मैं हूँ। तुम्हारे पास किस तरह की हिम्मत है? मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता है। अब से मारने का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। रात में कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह सोल्डियर्स एक बास्केट लेकर आए। हर कोई एक प्रॉपर तरीके से लाइन में खड़ा हो गया। ब्लैक वुल्फ ने मुझे बताया, मेरे पास 5 केक्स हैं। लड़के ने मेरे लिए एक केक बचा कर रखा था। डी। मैंने हैरानी से लड़के की बास्केट की तरफ देखा। उसने सिर हिला दिया। जब हम खा रहे थे तभी दरवाज़ा खुला। हम सभी ने जल्दी से अपने केक्स निगले और पीछे हो लिए। एक युवती अंदर आई। सभी ने जल्दी से अपनी ब्रेड निगली और पीछे हट गए। गोट फेस्ट आदमी हथियारों से भरे कमरे में चला गया। उसने ब्लैक वुल्फ को एक छोटी सी नोटबुक दी। सब ठीक है? पिछले कुछ दिनों से उत्तर शांत नहीं है। जांच करो। वे क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? उनमें से एक को पकड़ने पर 1 मेरिट पॉइंट, उन्हें अपने साथ ले जाने पर 2 मेरिट पॉइंट्स। ये नया बंदा जा रहा है। गोट फेस्ट आदमी अपनी बात खत्म करके चला गया। मैं सपना देख रहा था, तभी मैंने ब्लैक वुल्फ को पास में बात करते सुना। ब्लैक वुल्फ जोर से हंसा। हम बाद में पता करेंगे। सब लोग निकलने के लिए रेडी हो जाओ। ब्लैक वुल्फ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हर कोई हरकत में आ गया। एक विशालकाय आदमी ने एक स्टाफ पकड़ा, ब्लैक वुल्फ के उन दांतों को पकड़ा जो एक आदमी जितने बड़े थे और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। मैं हैरानी से घूरता रह गया। इस बोरी का वजन तो सैकड़ों पाउंड्स होना चाहिए, है ना? कमज़ोर किडनी वाले बूढ़े भाई ने लोहे की एक ब्लैक रॉड उठा ली।
हमने उसे आयरन रॉड को सहलाते हुए देखा और मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। हो डेपे ने एक लंबा विप लिया, वो कांटों से भरा हुआ था। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि वे किसी ब्रॉथल से आए थे। उनके टॉयज भी काफ़ी कूल थे। सिर्फ वो बच्चा ही बचा था। वो वेपन रैक के पास गया, एक बॉक्स उठाया और रोप वाले ब्लैक वुल्फ के पास आया। मैंने बॉक्स की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये आपका वेपन है? इसके अंदर क्या है? उसके पीछे खड़े ब्लैक वुल्फ ने हंसी उड़ाई। हाँ, ये इस बूढ़े आदमी का बॉक्स है। बॉक्स कूल चीजों से भरा हुआ है, लेकिन उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने चमकदार नाखून को ऐसे लहराया जैसे मुझसे बात कर रहा हो। ये मेरा वेपन है। मैंने सिर हिला दिया, फिर आसपास देखा और अपना वेपन चुनना शुरू किया। मेरी नजर तुरंत एक बड़ी तलवार पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और ध्यान से जांचा। मेरा शक और गहरा हो गया। नई फोर्ज तलवार इतनी एक जैसी कैसे हो सकती है? तुम्हें ये पसंद आई है ना? इसे कल ही दिखाने के लिए रखा गया था। ये तुम पर जंचती है। ये तलवार कहाँ से आई? मुझे पता है, कल उसने उस छोटे लड़के ब्लैक वुल्फ को उठाया था। मैं समझ गया। ऐसा लग रहा था कि ये तलवार उसी खतरनाक दिखने वाले ऑफिसर की थी, लेकिन अजीब तरह से अब ये मेरे हाथ में आ गई थी। ये सच में क्रेजी कोइंसिडेंस है। मैंने तलवार अपने कंधे पर रख ली और बाकी लोगों ने भी अपने अपने वेपन्स चुन लिए। सभी ने अपने वेपन्स चुन लिए थे और हर कोई कैंप से बाहर निकल आया। कैंप के बाहर एक लीडर खुले मैदान में खड़ा था। उसके पीछे एक सुव्यवस्थित खून जैसी गाड़ी खड़ी थी। आसमान खुला और बहुत ऊंचा था। दबंग ने सभी को बाहर निकलते देखा, फिर मुड़ा और अपने हाथ से इशारा किया, चलो। दबंग अपने घोड़े पर कूदा और फॉर्मेशन का नेतृत्व करने लगा। ब्लैक वुल्फ उसके पीछे बाकी लोगों को लीड कर रहा था। होडे भी उनके पीछे चल रहा था और मैं लीडर को ध्यान से घूर रहा था। धीरे से मैंने ब्लैक वुल्फ से पूछा, इस कैंप में एक टकला साधु कैसे हो सकता है? जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे अचानक उस आदमी से जानलेवा नियत महसूस हुई जिससे मैं मिला था, और जो भेड़िए जैसी खतरनाक हंसी मैंने पहले सुनी थी वो एक पल में गायब हो गई। बकवास मत करो, वो पैदा ही ऐसा हुआ था, उसका भेड़िए से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर हिला दिया और कोई और सवाल नहीं पूछा, लेकिन जाने अनजाने मेरी नजर उसी तरफ टिकी रही जब तक सूरज नहीं निकल आया। नदी के पार जाते हुए हमें अपनी आंखें खुली रखनी थी। सूरज की रोशनी भेड़िए के सिर के ऊपर काफी तेज थी। इसी वक्त कल यहाँ नॉर्थ आइलैंड के 3 असली बैंडिट्स देखे गए थे। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ से आए थे। जब हम यहाँ पहुंचे तब तक वो पहले ही मर चुके थे। उनमें से 2 वहीं पड़े हुए थे, उनके सिर फटे हुए थे। ब्लैक वुल्फ ने सिर हिलाया। स्पीड चलाने वाला आदमी तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उन्होंने आधा दिन और ट्रैवल किया। इस बार वो गुंडा एक छोटे से गड्ढे के पास रुका। वो गड्ढे के पास नहीं गया, उसने बस अपनी विप से उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम 3 लोग हो। दोस्तों, MMR जासूस ने एक बार अपने घोड़े को यहाँ पानी पिलाया था, फिर वो ईस्ट की तरफ भाग गए। हमारे लोगों की नजर से वो गायब हो गए। उन्होंने एक दलदल पार किया और अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। हमारे आदमी उनका पीछा नहीं कर सके। ब्लैक वुल्फ ने फिर सिर हिलाया और कहा, तुम सब यहीं रुको, हमें जाने दो और देखने दो। गंजा सिर वाले आदमी ने सिर हिला दिया। हवा मुझे और बाकी लोगों को धीरे धीरे ग्रुप से दूर ले गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाहर निकला हुआ वो गंजे सिर वाला आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था। सक्षम, मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम भाग जाएंगे? बाकी लोगों ने मेरे सवाल का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई, बस वैसे ही चलते रहे। कितने मूर्ख हो, सिर्फ व्हाइट वुल्फ ही हंस सकता था। तुम भागना चाहते हो? भागकर कहाँ जा सकते हो? क्या साउथ आर्मी को तुम्हारी जरूरत है या नॉर्थ आइलैंड्स को तुम्हारी जरूरत है? मैं खामोश रहा। सिस्टम सच में मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता था। अगर मैं भागता तो साउथ आर्मी में एक भगोड़ा कैदी बन जाता और नॉर्थ आइलैंड्स में भी एक भगोड़ा। मैंने सफेद आसमान की तरफ देखा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी जा सकते हो। जब हम वापस जाएंगे तो कह देंगे कि तुम मर चुके हो। बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब एक साथ मरेंगे। मैं जोर से हंसा। तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। मैं यहाँ लोगों को मारने आया हूँ और जब तक मेरा मन नहीं भरता मैं कहीं नहीं जा रहा। ब्लैक वुल्फ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आगे 2 गाड़ियां हैं, तुम और वीक किडनी जाओ और उनकी खाल उधेड़ दो। उस आदमी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने वीक किडनी वाला निकनेम सच में एक्सेप्ट कर लिया हो। मैं इस इलाके के आसपास बाएं और दाएं देख रहा हूँ। सोल्जर्स कहाँ हैं? मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे। मैंने उसे कहते सुना, वहाँ। उस बंदे ने अपने बगल में खड़े लड़के की तरफ इशारा किया। मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, उसने ऐसा कब कहा? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? जब तुम अभी हंस रहे थे। उसने आगे इशारा किया और 2 उंगलियां उठा दी। मैं इतना हैरान रह गया कि मेरा जबड़ा लगभग नीचे गिर गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? वॉरफील्ड में तुम्हें बहुत कुछ नोटिस करना पड़ता है। सिर्फ दुश्मनों पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन करना भी आना चाहिए। तुम लोगों को ये सब पहले ही सीख लेना चाहिए था। मैं अपने साथी थैंग थैन के साथ आगे बढ़ा। अजीब बात यह थी कि हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। आगे मुझे 2 घोड़े घास चरते हुए दिखाई दिए। नॉर्थ आइलैंड्स के लोगों के घोड़ों पर कोई सैडल या हार्नेस नहीं था। पहली नजर में वो बिल्कुल वाइल्ड हॉर्सेस जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके मालिक आमतौर पर आसपास ही रहते थे। वीक किडनी डर रहा था कि कहीं मैं नॉर्थ आइलैंड्स के लोगों को देख न लूं, इसलिए उसने जानबूझकर कांटेदार झाड़ी के पास बने एक छोटे से होल की तरफ
तरफ इशारा किया। इससे मुझे सिग्नल मिल गया कि नॉर्थ आइलैंड्स का एक आदमी वहाँ छिपा हुआ था। मैंने वीक किडनी को सिर हिलाकर इशारा किया और हम दोनों ने लेक को दोनों तरफ से घेर लिया। नॉर्थ आइलैंड्स के लोगों को देखते ही मैंने चुपके से एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़ दिए। सक्सेस के लिए पॉइंट्स, बाकी बचे एट्रीब्यूट पॉइंट्स 16। तुरंत मेरे शरीर में गर्म पानी जैसी ताकत दौड़ गई। ये ऐसा फायदा था जो कोई खाना भी नहीं दे सकता था। मैंने अपने होंठ चाटे, नाइफ को हाथ में मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गया। वहीं वीक किडनी थैंग अभी भी चौंके हुए चीते की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्या उसने छिपकर जाने के लिए नहीं कहा था? वो सीधा आगे ही बढ़ रहा था। थैंक वीक किडनी। हमने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। प्लान बदल गया था। हमने अपने साथी को छोड़ने का फैसला किया। मेन ग्रुप हमें और वीक किडनी को देख रहा था। उनके एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह ही थे। ब्लैक वुल्फ अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। वो बड़ा बंदा और वो लड़का भी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। आगे बस एक ही चीज हो रही थी, होडेईपी कुछ बड़बड़ा रहा था। ये नॉर्मल लग रहा था, है ना? अफसोस की बात है कि ये जिद्दी वाला बंदा था। ब्लैक वुल्फ हंस रहा था। हाँ, अभी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, चलो थोड़ा और वेट करते हैं। वॉरफील्ड की सिचुएशन हमेशा बिजली की तरह बदलती रहती है। वीक किडनी तेजी से पीछे हट रहा था जबकि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। वीक किडनी के अपने आयरन रॉड के साथ वापस भागने का इंतजार करते हुए मुझे दूर से एक चीख सुनाई दी। वीक किडनी मेरी मौत का मातम मनाने लगा। उसने पहले कभी किसी को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा था। नॉर्थ आइलैंड्स के लोग बिल्कुल कमजोर नहीं थे। वे इतनी लापरवाही से आगे कैसे बढ़ सकते थे? लेकिन जैसे ही वीक किडनी थैंग और होडेपी के सामने आया, उसने हैरानी से उसका चेहरा देखा। अब और मत देखो, तुम यकीनन मारे जाओगे। क्या बात है, इसे यहाँ आए अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है। लेकिन होडेपी ने वीक किडनी थैंग को बीच में ही रोक दिया। देखो, वो बंदा सच में बहुत निर्दयी है। वीक किडनी थैंग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और हैरानी से सांस रोक ली। उसने देखा कि मैं खून से लथपथ एक छोटे से गड्ढे के पास खड़ा था। हमारे आगे नॉर्थ आइलैंड्स का एक जासूस पड़ा था जिसे जैसे किसी ने एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया हो। उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत वाली एक्सप्रेशन थी और उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा और तभी मेरे पीछे एक और फिगर उभरी। वो नॉर्थ आइलैंड्स का दूसरा जासूस था, लेकिन वो हमारी तरफ भागने के बजाय सीधे अपने वॉर हॉर्स की तरफ भागा। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ा और अपनी बड़ी तलवार उठाकर उस पर वार कर दिया। मेरा शरीर, जिसे बैक फैंग कहा जाता था, अभी वहां पहुंचा ही था कि मेरी बड़ी तलवार भी पहुंच गई। तलवार इतनी ताकत के साथ चल रही थी जैसे उसे किसी इंसान की पूरी स्ट्रेंथ मिली हो। उस छोटे आदमी ने मेरी तलवार को अपनी तरफ आते हुए देखा। एंडलेस किलिंग इंटेंट के साथ तलवार का वार सीधे नॉर्थ आइलैंड्स के वॉरियर पर जा लगा। एक भारी धप्प की आवाज हुई और उस नॉर्थ आइलैंड्स बारबेरियन का पूरा शरीर इस घातक वार से 2 टुकड़ों में कट गया। सिस्टम की आवाज बार बार गूंजने लगी। एक एनिमी को मारने पर 08 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। मैं बैटलफील्ड के बीच खून से लथपथ वॉरियर की तरह खड़ा था। मेरे चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन था, लेकिन मेरा मुंह इतना खुला हुआ था कि उसमें 3 लोहे की छड़ें तक समा जाती। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। बटरफ्लाई की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने सच में उसे बहुत कम आंका था। इसकी ताकत उस बड़े बंदे के बराबर है। भेड़िए ने सिर हिलाया। ये दोनों एक जैसे नहीं है। उस बड़े बंदे की वुल्फ टूथ में इसका वजन सैकड़ों पाउंड्स है और वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर लोगों को नहीं मारता। वो बड़ा बंदा ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक लोगों को मीट पेस्ट में बदल चुका होता। जब बड़े बंदे ने मीट पेस्ट को लेकर बात की तो छोटे लड़के ने अपने होंठ चाटे जैसे उसे उसकी बात सुनकर ही भूख लग गई हो। मेरे लिए अपना मुंह बंद रखना मुश्किल था। मैं वापस चला गया, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उन चीजों की बात आई तो उसने सावधानी से कपड़े का एक टुकड़ा लिया और अपने हाथ में मौजूद बड़ी तलवार को साफ करने लगा। भेड़िया हंसा और मेरे पास आकर बोला, बहुत बढ़िया। मैं इतना जल्दी में था कि कैदियों को वापस अंदर डालना ही भूल गया। मैं अजीब तरह से हंसा। वे बैंडिट्स के बस 2 स्पाइस थे, बस इतनी सी बात है। भेड़िए की ये हरकत देखकर मुझे काफी राहत मिली, लेकिन मैंने कुछ चीजें नोटिस की थी और शायद इसी वजह से बाकी लोग मुझे थोड़ा अजीब नजरों से देख रहे थे। उसका एटीट्यूड तो अभी भी ठीक था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी कोल्ड थे। और वीक किडनी वाला बंदा मुझे इस तरह क्यों घूर रहा था? मुझे तो उससे थोड़ा खतरा भी महसूस हो रहा था। अभी कुछ देर पहले उन 2 नॉर्थ आइलैंड्स बारबेरियन से लड़ते वक्त भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था। मैंने वीक किडनी वाले बंदे को सवालिया नजरों से देखा। वो तुरंत हंस पड़ा। ये तो सच में बहुत ताकतवर है। तुमने अकेले ही उन सबको संभाल लिया और मुझे कोई काम ही नहीं मिला। वीक किडनी वाला काम अब मेरे ऊपर छोड़ दिया गया था। मैं अकेले ही आगे बढ़ा और मैं हंस पड़ा। बेहतर होगा कि तुम मेरे एक्सपीरियंस को चुराने की कोशिश मत करो। अगली बार इसे मैं अकेले ही संभाल लूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम ये सब अकेले ही करने वाले हो? कोई बात नहीं, मुझे लोगों को मारना पसंद है। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि व्हाइट वुल्फ ने हमें बीच में रोक दिया। उनका स्पाई गायब है और हमें ढूंढे जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें जल्दी से उनकी पूरी स्क्वाड को खोजना होगा। सभी ने सिर हिलाया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। इस बार वे बिना किसी मकसद के इधर उधर नहीं भटक रहे थे। जिस वक्त से उन्होंने नॉर्थ आइलैंड्स के स्पाइस को देखा था, उनकी मेन आर्मी ज्यादा दूर नहीं हो सकती थी। अपने डेली एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉर्थ आइलैंड्स के स्पाइस आमतौर पर काफी एक्सपीरियंस्ड होते थे। मेन कंपनी 6 डिवीजन से कुछ माइल्स ही दूर थी, इसीलिए हान के जल्द ही मेन कंपनी से मिलने की उम्मीद थी। अचानक कुछ ही पल बाद उस लड़के ने अपना हाथ उठाया और राइट साइड की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाया, इस बार व्हाइट वुल्फ को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आगे नॉर्थ आइलैंड्स के लोग हैं, उनकी मेन आर्मी, वे आ गए हैं। सब लोग रेडी हो जाओ।
व्हाइट वुल्फ के ऑर्डर का पालन करते हुए सभी ने अपने वेपन्स चेक किए। बड़े बंदे ने अपनी वुल्फ टूथ मेस को मजबूती से पकड़ा। वीक किडनी ने अपनी आयरन रॉड को सहलाना शुरू कर दिया। व्हाइट वुल्फ ने एक बॉक्स खोला। उस लड़के ने, जिसकी पीठ पर बैट का बकल लगा था, एक छोटी लाल बोतल निकाली और उसके अंदर का पाउडर होड एपी की विप पर छिड़क दिया और बिना किसी वेपन वाले उस बंदे ने अपने नाखून चाटे। शायद मैं ही इस पूरे ग्रुप में सबसे नॉर्मल था। मैंने अपनी बड़ी नाइफ साफ कर ली। जब सब रेडी हो गए तो व्हाइट वुल्फ हमें राइट साइड की तरफ ले गया। अब मैं थोड़ा एक्साइटेड था। बाहर निकले अभी आधा दिन ही हुआ था और मैंने पहले ही एक एट्रीब्यूट पॉइंट कमा लिया था, शानदार, नॉर्थ आइलैंड्स। और इस तरह हम वहां पहुंच गए और उनसे दोबारा आमना सामना हुआ। लेकिन हमारे पास नॉर्थ आर्मी को ठीक से देखने का टाइम भी नहीं था। दूर से ही लड़ाई की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। जैसे ही उसने एक छोटी पहाड़ी पार की, उसने लोगों के एक ग्रुप को एक दूसरे की जान लेते हुए देखा। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि इंपीरियल लोग नॉर्थ आइलैंड्स के लोगों से लड़ रहे थे। इंपीरियल आर्मी एक बहुत ही मिक्स्ड फोर्स थी जिसमें सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों शामिल थे। उन आम लोगों के कपड़ों को देखकर वे उन्हें पहचान गए। वो कैदियों का एक ग्रुप था। इस वक्त इंपीरियल आर्मी उन कैदियों को सबसे आगे भेजकर अटैक करवा रही थी। हालांकि कैदियों के पास कोई वेपन या आर्मर नहीं था, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना ही था। उनकी आंखें डर से पूरी खुली हुई थीं। अगर उन्होंने पीछे मुड़ने की हिम्मत की तो पीछे से बिछा हुआ बड़ा जाल सीधे उनके सिर पर आ जाता। भागने का मतलब सीधी मौत था। आगे बढ़ने पर ही उन्हें बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी। इन कैदियों के पास नॉर्थ आइलैंड्स की तरफ झपटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जहां तक नॉर्थ आइलैंड्स के लोगों की बात थी, उन्होंने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। उन्होंने अपनी मुड़ी हुई तलवारें घुमाई और घोड़ों पर सवार होकर सिर्फ एक ही अटैक में आधे से ज्यादा कैदियों को मार डाला। लेकिन बाकी बचे कैदी भी तुरंत ढह गए। कुछ ही पल बाद उसका सिर एक बार फिर घूम गया और वो दोबारा एक बिना सिर वाली लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। इस पूरे केओस और डर के बीच कुछ लोग नाम कमाने के चक्कर में भागने लगे तो कुछ रॉयल आर्मी से बचने के लिए भागे। लेकिन उनका इंतजार पहले से ही तेज धार वाली तलवारें कर रही थीं। कुछ लोग इस जेल से भागने के लिए खेतों की तरफ दौड़े, लेकिन राजा के आदमियों ने तुरंत उनका पीछा किया और उन्हें वहीं खत्म कर दिया। राजा के सामने ये कैदी 3 टके से ज्यादा की भी वैल्यू नहीं रखते थे। ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। लगभग सभी लोग मर चुके थे। अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद इस वक्त अपनी मौत के सामने पड़ा होता, है ना। इसी बीच रॉयल आर्मी के पास मौका आ गया। आखिरकार उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लोगों की एक के बाद एक मौत के बाद उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन नॉर्थ आइलैंड्स की तरफ झपटने के बजाय वो अपने घोड़ों पर सवार हुए और पीछे हटने लगे। मैं हैरान रह गया। उन्हें ऐसे ही भागने दिया। रिस्क उठाने की बारी उनकी नहीं है क्या? उन्हें महीने में बस कुछ ही कॉइन्स मिलते हैं। इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? गोली या तलवार का वार झेलने वाले लोग पहले ही मर चुके थे, इसलिए साफ था कि वो पीछे हट रहे थे। अब हमारी ऊपर जाने की बारी है। याद रखना, उनके छोटे कमांडर का नाम याद रखना। तभी मेरे कानों में एक भयानक दहाड़ गूंजी। मैंने सामने देखा तो वही बड़ा और खूंखार बंदा दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद लड़के को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए लड़के के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली। वो धीरे से जमीन पर उतरा और फिर अपने चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ आइलैंड्स की तरफ झपट गया। उसके पीछे खड़ा वो बड़ा बंदा भी इंसान से कहीं ज्यादा फास्ट था। उसका हर कदम कई फीट की दूरी तय कर रहा था और वो अपनी वुल्फ टूथ मेस को इतनी आसानी से घुमा रहा था जैसे कोई कमजोर इंसान बस एक स्टिक घुमा रहा हो। मैं उन दोनों की इस अजीब जोड़ी को देखकर हैरान ही था कि अचानक मेरे कानों में एक तीखी हंसी गूंजी और मैं खुद ही उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो होड एपी के चेहरे पर लगा छोटा सा फूल चुपचाप खिल रहा था और कुछ ही पल में वो खून जैसे लाल रंग की बटरफ्लाई में बदल गया। फिर होड एपी एक असली बटरफ्लाई की तरह मेरे सामने मौजूद 2 आदमियों की तरफ बढ़ गया। इसी वक्त वीकडैन मेरे पास आया और बोला कि उसका मार्शल आर्ट्स काफी अच्छा है ना। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला और मैं नीचे की तरफ झपट पड़ा। वीकडैन लड़खड़ाया और मेरे पीछे भागने लगा। वुल्फ पहाड़ी की चोटी पर बेसुध खड़ा रहा और हमें जाते हुए देखकर बस ताना मारते हुए हंसता रहा। पहाड़ी के नीचे नॉर्थ आइलैंड्स की तरफ से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी जिससे सब चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बस कुछ आवारा लोग ही दिखाई दिए जो हंस रहे थे। मंग ने दांत भींचते हुए सोचा कि शायद उन्होंने हमारा मुकाबला करने के लिए सिर्फ कुछ दर्जन आदमियों को भेजा है, जबकि बाकी लोग अभी अभी लूटे गए सामान को इकट्ठा करने चले गए होंगे। लेकिन अगले ही पल वो डाकू हंसना भूल गए। उनका छोटा सा ग्रुप तुरंत हार गया। वो लड़का जो पूरी तरह वाइल्ड हो चुका था, एक जंगली जानवर की तरह नॉर्थ आइलैंड्स के बारबेरियन पर झपटा। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था और उसने सीधे नीचे काट लिया। उसका नाइफ नॉर्थ आइलैंड्स के बारबेरियन की गर्दन पर लगा और खून फव्वारे की तरह बाहर निकल आया। लड़का खून से पूरा लथपथ हो गया था, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वो तुरंत दूसरे नॉर्थ आइलैंड्स बारबेरियन की तरफ झपट पड़ा। वो नॉर्थ आइलैंड्स बारबेरियन लगातार कांप रहा था। उसकी जान धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रही थी। तभी एक विशाल वुल्फ टूथ जैसे वेपन ने उसका काम तमाम कर दिया। पहाड़ी की ढलान पर मैंने एक विशालकाय आदमी को एक बूढ़े वाइल्ड आदमी को मारते हुए देखा। ये देखकर मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैं सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि हम पहाड़ी के नीचे तक पहुंच पाते, झील के दूसरी तरफ मौजूद बटरफ्लाई ने भी अटैक शुरू कर दिया। वो बिल्कुल असली बटरफ्लाई जैसी थी जिसने 2 नॉर्थ आइलैंड सोल्जर्स का रास्ता रोक दिया। नॉर्थ आइलैंड सोल्जर का चेहरा बेहद खूंखार था।
वो गुस्से में था, लेकिन बटरफ्लाई बस तेजी से मुस्कुरा रही थी। उसके पंख बैक होएंग नाम के आदमी के पैर पर पूरी ताकत से जा लगे, जिससे उसके शरीर पर खून की एक लकीर बन गई। उस पल से साफ था कि नॉर्थ आइलैंड्स का आदमी मारा नहीं जा रहा था, बल्कि दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसने अपना मुंह पूरा खोलकर बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ सुन्न हो चुके हैं और उनमें से गहरे लाल रंग की धारियां बाहर निकल रही हैं। वो धारियां तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते उन्होंने नॉर्थ आइलैंड्स के उस आदमी को पूरी तरह घेर लिया। अगले ही पल वो धारियां अचानक फट गईं। पलक झपकते ही बैकहोंग एक फूले हुए गुब्बारे की तरफ फटकर बिखर गया। मरने से पहले बैकहोंग के चेहरे पर साफ खौफ दिखाई दे रहा था। बाकी लोग होड एपी के विप से खुद को छुड़ाकर भागने लगे और तभी चेन रिएक्शन शुरू हो गया। होड एपी को घेरने वाले सारे लोग जमीन पर गिर पड़े। पूरी जमीन पर दर्द और चीखें फैल गईं, लेकिन मौत फिर भी उनका पीछा करती रही। बटरफ्लाई को घेरने वाले लोग भी एक एक करके जमीन पर गिर गए। वो दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन आखिरकार मौत उनके पास भी पहुंच गई। इसी वक्त मैं आखिरकार वहां पहुंचा। मैंने अपनी बड़ी तलवार उठाई और बैक नाम के उस आदमी पर सीधा वार कर दिया, जो सबसे पास भाग रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मेरी बड़ी तलवार उस नॉर्थ आइलैंड्स के आदमी को छू पाती, वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था। सिस्टम की तरफ से कोई अलर्ट नहीं आया, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं दहाड़ते हुए बाकी नॉर्थ आइलैंड्स बारबेरियंस की तरफ झपटा। जब तक हम नीचे पहुंचे तब तक वो बड़ा बंदा और बच्चा पहले ही कई लोगों को मार चुके थे। वो बड़ा बंदा एक प्रोफेशनल किलर था और वो छोटा बच्चा उसका बेहद तेज नाइफ चलाने वाला साथी था। मुझे पता है कि जब केक लेने का टाइम आया होगा तो पहले उस बड़े बंदे को चुनने दिया गया होगा और वो छोटा बच्चा सबसे आखिरी में था। पता नहीं क्यों मुझे उनसे और भी ज्यादा जलन होने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस बड़े बंदे और बच्चे की जुगलबंदी इतनी परफेक्ट थी कि अगर मैं चाहता भी तो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ होडेबी का विप भी बेहद खतरनाक था। जो भी उसकी विप की चपेट में आता वो वुल्फ पॉइजन से जहरीला हो जाता और धीरे धीरे सड़ते हुए खून के तालाब में बदल जाता। जब तक मेरी बड़ी तलवार उस पर वार करती तब तक वो आदमी पहले ही खत्म हो चुका था। मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिला। मैं इतना गुस्सा हो गया कि चिल्ला पड़ा, तुमने उन सबको मार डाला। अचानक मुझे एक नॉर्थ आइलैंड्स की ऐसी आकृति दिखाई दी जो लाश के दानव और बटरफ्लाई दानव से काफी अलग थी। फिलहाल मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए मैंने तुरंत एक अजीब सी चीख निकाली। हाँ, भेड़िए के भेड़ पर झपटने की तरह मैं सीधे उस नॉर्थ आइलैंड्स के आदमी की तरफ टूट पड़ा। मैंने पूरी ताकत से अपनी बड़ी तलवार उठाई और सीधे उसके सिर पर वार किया, लेकिन तभी न जाने कहां से एक आयरन रॉड उड़ती हुई आई और सीधे नॉर्थ आइलैंड्स के आदमी के सिर पर जा लगी। मैं वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया। जिस तरफ से वो रॉड उड़ी थी उस तरफ देखा तो वीक किडनी वाला बंदा मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, अगली बार तुम अकेले ऊपर नहीं जाओगे। मैंने वीक किडनी वाले के चेहरे पर थूक दिया। मुझे खुद को स्ट्रांग दिखाने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे नॉर्थ आइलैंड सोल्जर्स की तरफ मुड़ते हुए उसने शेनियाओं को पीछे छोड़ दिया, जो अपना सिर सहला रहा था। साफ जाहिर है कि मैंने अभी उसकी हेल्प की है, तो वो मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? पागल होने की कगार पर हूँ। जाहिर तौर पर इस बैटलफील्ड में इतना सारा एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे इससे कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा? मैं मन ही मन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। ये लोग सच में सरफिरे हैं। इन्होंने मेरे लिए उनका नाम तक नहीं छोड़ा। आसपास नॉर्थ आइलैंड्स की अलग अलग स्क्वाड्स को खत्म होते देखकर मैं सच में बेबस था। मैंने नॉर्थ आइलैंड्स की मेन आर्मी की तरफ देखा और फिर एक दहाड़ के साथ हम आगे की तरफ झपटे। नॉर्थ आइलैंड्स की स्क्वाड्स ने लूटा हुआ सामान इकट्ठा करना पूरा कर लिया था और अब पीछे हटने की तैयारी कर रही थी। इस बार उनका टारगेट रॉयल आर्मी का राशन था, क्योंकि नॉर्थ आइलैंड्स के सोल्जर्स अपने साथ बैटल के लिए कोई फूड सप्लाईज नहीं लाते थे, इसीलिए उनके खाने पीने का पूरा खर्च लूटपाट पर ही डिपेंड करता था। वैसे भी नॉर्थ आइलैंड्स के लिए इंपीरियल पीपल ही वो लोग थे जिन्हें वो लूट सकते थे। वो एम्पायर के लोग थे, इसलिए वो कभी कभार रेड करने बाहर निकलते और इस तरह उन्हें और ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते। एक तीर से दो निशाने, रेड भी और एम्पायर के रिसोर्सेज भी हासिल। नॉर्थ आइलैंड्स आर्मी के लीडर का नाम बैक नी था। इस बार वो अपने साथ कुछ दर्जन लोगों को लाया था और थोड़ी ही मेहनत में वो राशन की कई कार्ट्स चुराने में कामयाब हो गया था। अब उसे बस उस राशन को वापस ले जाना था और उसका मिशन पूरा हो जाता। जैसे ही हम रॉयल कैंप पर अटैक करने वाले थे, कई आदमी पहाड़ी से नीचे की तरफ झपट पड़े। पहले तो बोनतान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस कुछ आदमियों को भेजकर लुआंगथाओ को ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी को रोकने और उन्हें सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। हालांकि जैसे ही उसने सारे अरेंजमेंट्स पूरे किए, लियांगथाओ को पता चला कि उसके लगभग सभी सबऑर्डिनेट्स मारे जा चुके थे। उनमें एक इंपीरियल सिविलियन भी शामिल था। इंपीरियल लोग सीधे हमारी ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ रहे थे। अंकल उई तुरंत आग बबूला हो गया। ये इंपीरियल लोग इतने साहसी कैसे हो गए? अंकल यूई ने जमीन पर पैर पटका और उसका वॉर हॉर्स तुरंत हमारी तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपनी तलवार लहराई और मुझे एक ही बार में मार डालने के इरादे से मेरी तरफ झपटा। मैं पागलों की तरह एक्सपीरियंस तलाश रहा था कि अचानक नॉर्थ आइलैंड्स आर्मी में से एक आकृति निकलकर सीधे मेरी तरफ बढ़ी। मैं खुशी से झूम उठा। ये तो सच में एक्सपीरियंस खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ रहा था। मैंने उसे दोबारा भागने का मौका न देने का फैसला किया और ये सोचते हुए और भी तेज दौड़ पड़ा। अंकल नी का वॉर हॉर्स करीब और करीब आता जा रहा था। मैंने अपनी बड़ी तलवार उठाई और उसने भी अपनी मुड़ी हुई तलवार उठा ली। मैं किसी सरफिरे की तरह हंसा, वो भी बुरी तरह हंसा। एक जोरदार टकराने की आवाज गूंजी। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। मैं उसकी मुड़ी हुई तलवार को दो टुकड़ों में टूटते देखने के लिए रेडी था, लेकिन रियलिटी ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इस टक्कर के बाद भी उसकी तलवार बिल्कुल सही सलामत रही।
वो भी सन्न रह गया। उसकी तलवार उसके ट्राइब चीफ ने उसे दी हुई एक कीमती विरासत थी। इससे पहले वो इंपीरियल की तलवार को चकनाचूर करने में भी कामयाब रही थी। इस बार ऐसा अलग क्यों हुआ? दोनों के मन में एक ही बात आई, ये तलवार बहुत स्ट्रांग है और ये आदमी भी बहुत स्ट्रांग है, तलवार भी काफी अच्छी है, चलो वापस चलते हैं। इसीलिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अतीत में हमारे एक ही वार से किसी नॉर्मल इंसान का हाथ टूट सकता था, फिर भी घोड़े पर सवार नॉर्थ हाईलैंड्स वॉरियर ने जरा भी डर नहीं दिखाया और बैक न्याय को भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा उसके पास अपने वॉर हॉर्स की स्पीड का भी फायदा था। इस लड़ाई ने रॉयल सोल्जर को सीरियस तरीके से घायल कर दिया होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अभी भी खड़ा था और एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। उन दोनों की आंखों में एक पल के लिए हैरानी की झलक आई। खैर, अगर तलवार से तलवार पर वार नहीं किया जा सकता और उसे डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता तो फिर आदमी पर ही वार करो। वो तलवार जितना हार्ड तो नहीं हो सकता। मेरी तलवार अपना रास्ता बदलकर सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी। वो भी अपने वार की स्पीड का फायदा उठाकर मुझे नीचे गिराना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तलवार की ठंडी चमक देखी, वो अचानक पीछे हट गया और उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ झुक गया। हालांकि इस वार से उसे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन मैंने अपनी बढ़त बना ली थी। ताकत का बैलेंस बिगड़ने लगा था, लेकिन ये बदलाव सिर्फ थोड़ी देर का था। जब बैयर ने एक बार फिर अपना वॉर हॉर्स मेरे सामने दौड़ाया तो उसका फाइटिंग स्टाइल वापस पहले जैसा हो गया। मैंने अपने होंठ चाटे। ये एक खूंखार इंसान था। नॉर्मल नॉर्थ हाईलैंड्स बारबेरियंस के उलट इसे मारने पर मुझे सिर्फ कुछ नहीं बल्कि कई एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते थे। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा और भी गहरा हो गया था। उसे एम्पायर के किसी एक्सपर्ट से मिले काफी समय हो चुका था। अगर वो अपने सामने मौजूद आदमी को मार पाता तो ये यकीनन एम्पायर के लिए एक बड़ा नुकसान होता, लेकिन अभी ये सिर्फ एक मुलाकात थी। इसके बाद असली जानलेवा वार होने वाला था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद स्ट्रांग थी, लेकिन ये उसका आखिरी दांव नहीं था। उसकी आखिरी चाल लगातार अटैक्स की एक पूरी चेन थी। जब एक वॉर मिस हो जाता तो वो अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करके तुरंत दूसरा वॉर कर सकता था। उसने इस टेक्निक को रिटर्निंग हॉर्स स्वॉर्ड कहा था और इसी टेक्निक के दम पर उसने काउंटलेस इंपीरियल सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा था। उसे अपनी इस टेक्निक पर पूरा भरोसा था। जिस चीज पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वो ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्किल है। लेकिन अभी जो पावर मेरे पास है वो बस उतनी ही देर में मुझे एक और पॉइंट का बूस्ट मिला और मेरे शरीर में गर्म पानी जैसी तेज लहर दौड़ गई। पॉइंट्स सक्सेसफुली इंक्रीज हो गए। मेरी करंट फिजिकल एबिलिटी अब 4 पॉइंट्स थी। बाकी बचे पॉइंट्स का क्या करना था? मैंने बस 2 पॉइंट्स ऐसे ही छोड़ दिए और बाकी सारे पॉइंट्स अपने शरीर की ताकत में डाल दिए। अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अंदर से फूल रहा हो। ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ एक ही पल में हो गया। मेरे शरीर में हो रहा बदलाव खत्म हुआ और मेरा शरीर फिर से नॉर्मल हो गया। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि मैं पहले के मुकाबले पूरी तरह बदल चुका हूँ। पहले मैं एक एवरेज इंसान से सिर्फ 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग था, अब मैं 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग था। और ये बूस्ट सिर्फ डबल होने तक लिमिटेड नहीं था। मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पलक झपकते ही ये बदलाव मेरे दिमाग में हुआ, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपनी उस अनबीटेबल टेक्निक के बारे में सोच रहा था। सर ने भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर कोई लोगों को मारने में लगा हुआ था और बस अपनी आंखों से पूरे बैटलफील्ड पर नजर रख रहा था। सिर्फ एक ही इंसान ने उस पल मुझे नोटिस किया था। वो पहाड़ी की चोटी पे खड़ा ब्लैक वुल्फ ही होना चाहिए था। ये इम्पॉसिबल है, मुझसे गलती हो गई थी। जब ब्लैक वुल्फ मन ही मन बड़बड़ा रहा था तब तक बैकनी अपने वॉर हॉर्स को मेरी तरफ दौड़ा चुका था। मैं जोर से मुस्कुराया और पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। वो ऊपर उठा और उसका शरीर पीछे की तरफ झुक गया। उसकी अटैक स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी, इतनी ज्यादा वो अपने वॉर हॉर्स के करीब था, लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। तीर एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता। अब उसे अपनी आखिरी चाल चलनी ही थी। वो ठहाका लगाते हुए बोला, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम मेरी आखिरी चाल से नहीं बच सकते। क्या मैं इससे बच सकता हूँ? मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ा। मेरी स्पीड अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। मैं लोगों की नसों में खून उबलते हुए देख सकता था, सिर्फ लड़ाई के थ्रिल की वजह से नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ में आए इस बदलाव की वजह से भी। क्या यही असली पावर है? मुझे इसका मजा लेने दो, मैं थोड़ा और ऊपर उठूंगा। एक तेज चीख के साथ उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और मेरी तरफ वार किया। उसने भी जरा सा डर नहीं दिखाया और अपनी तलवार उठाकर मेरी तरफ झपटा। उसने पहले से ही पूरा प्लान बना लिया था। जैसे ही दोनों तलवारें टकराएंगी उसी पल वो अपनी अनबीटेबल टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। उसने पहले ही उस खूबसूरत सीन की कल्पना कर ली थी। उसकी मुड़ी हुई तलवार एक परफेक्ट टर्न लेते हुए पूरी ताकत से मेरी पीठ में घुस जाएगी। वही पल जीत या हार डिसाइड करेगा। लेकिन रियलिटी उसके प्लान के हिसाब से नहीं चली। जैसे ही दोनों तलवारें आपस में टकराईं, बैकनी अचानक हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। अगले ही सेकंड वो फटी आंखों से मुझे घूरने लगा। उसके हाथ में मौजूद तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और उस जबरदस्त इम्पैक्ट ने उसकी बाकी नसों तक को बुरी तरह डैमेज कर दिया, जिससे खून बर्फ के टुकड़ों की तरह चारों तरफ बिखर गया। उसने अपने सामने जो हुआ उसे देखा और उसका दिमाग घूम गया। वो इसे कैसे देख सकता था? फिर भी सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। तो उसकी शॉक्ड एक्सप्रेशन जमकर मेरे चेहरे पर टिक गई, जहां मैं अपने नुकीले दांत दिखाते हुए एक खूंखार स्माइल दे रहा था। ये ख्याल उसके दिमाग में आया ही था कि समय जैसे हमेशा के लिए रुक गया। मैंने अपने वार की ताकत कम नहीं होने दी और सीधे उसके सिर को टारगेट किया। उसका शरीर किसी लीड जितना हार्ड नहीं था, उसका सिर तो। एक तेज और साफ कट के साथ उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया।
उसका वॉरहॉर्स उसके शरीर के बिना आगे निकल गया, जबकि उसका सिर घास पर लुढ़कता हुआ जा गिरा। मैंने सिस्टम का मैसेज सुना, फिर संतुष्टि में अपने होंठ चाटे और देखा कि उसे मारने पर मुझे 0.8 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला था। सही है, वो था डेड कमांडर बच्छुआंग। ये सच में काफी बड़ा रिवॉर्ड था। अब मुझे जमीन पर पड़ी लाश की तरफ देखने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं पीछे मुड़ा और नॉर्थ आइलैंड्स आर्मी की तरफ झपट पड़ा। मेरे पास अभी भी काफी स्ट्रेंथ बची हुई थी। ये वही सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे जो सिस्टम ने मुझे दिए थे। इस स्ट्रेंथ के खत्म होने से पहले ही मुझे मारने के हर मौके का फायदा उठाना होगा। कुछ और सोल्जर्स वहां पहुंच गए। जब नॉर्थ आइलैंड्स के बारबेरियंस ने ये शोर शराबा सुना तो वो घबराने लगे। उनका बड़ा कमांडर अभी मर चुका था। किसी के पास भी राशन पानी की चिंता करने तक का होश नहीं बचा था। पूरी भीड़ हर दिशा में बिखर गई और तुरंत पैनिक मच गया। मैंने तो सिर्फ एक को मारा था, ये लोग इतनी जल्दी भाग गए। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और आगे की तरफ छलांग लगा दी। मैंने अपनी बड़ी तलवार ऊपर उठाई और हाथ की एक तेज मूवमेंट के साथ सीधे एक नॉर्थ आइलैंड्स बारबेरियन की पीठ पर वार कर दिया। वो मरने से पहले एक आवाज तक नहीं निकाल सका। मैं खुशी से झूम उठा और जोर जोर से हंसने लगा। फिर तुरंत बाकी भाग रहे लोगों का पीछा करने लगा। लेकिन अब नॉर्थ आइलैंड्स आर्मी अपने घोड़ों पर सवार हो चुकी थी और टी-10 भी भाग चुका था। अचानक मेरी नजर रेशन की गाड़ी के पास छिपी एक आकृति पर पड़ी। हाँ, वहाँ एक अकेला वुल्फ छिपा है। मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं आगे झपटा, अपनी तलवार उठाई और उसकी पीठ पर वार करने वाला था। उसने अपने पीछे कोई आवाज सुनी। वो घबराकर लड़खड़ाया और डरते हुए अपना सिर घुमाया। लेकिन वहां सिर्फ एक बूढ़ा झुर्रियों से भरा चेहरा दिखाई दिया। मैंने उसे सिर्फ बूढ़ा होने की वजह से नहीं छोड़ा। इसके उलट मैंने उसे एक वायलेंट एंडिंग देने के लिए पूरी ताकत से वार किया। नॉर्थ आइलैंड्स का वो बूढ़ा आदमी बुरी तरह डर गया। उसके चेहरे की झुर्रियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी कमर के आगे घुटने टेक कर आंखें बंद कर ली। उसी नाजुक पल में अचानक पीछे से ब्लैक वुल्फ की चीख गूंजी। उसे जिंदा रखने के लिए हमें अभी भी वापस जाना होगा और उसे बचाना होगा। मैंने अपनी तलवार रोक ली, लेकिन तलवार का वो पावरफुल वॉर फिर भी नॉर्थ आइलैंड्स के बूढ़े आदमी के सिर पर जा लगा। मैंने बस एक बार तलवार चलाते हुए देखा और फिर वो नीचे गिर पड़ा। मैंने नॉर्थ आइलैंड्स के उस बूढ़े की हालत चेक नहीं की, क्योंकि सिस्टम की तरफ से कोई अलर्ट नहीं आया। तो यही लगा कि नॉर्थ आइलैंड्स का वो बूढ़ा अभी मरा नहीं था। वो बड़ा बंदा और उसका ग्रुप पहले ही उससे निपट चुके थे। सब खत्म हो गया। नॉर्थ आइलैंड्स के बाकी बचे लोग हमारी तरफ आने लगे। अनबिलीवेबल, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो सू। वो बड़ा बंदा अपनी वुल्फ टूथ मेज से मांस के चिथड़े उड़ा रहा था। वो लड़का भी अपने काम में लगा हुआ था। बटरफ्लाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी तरफ उसकी नजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। सिर्फ मैं ही जमीन पर बेहोश पड़े उस बूढ़े नॉर्थ आइलैंड सोल्जर को देखकर गुस्से में था। बस एक बूढ़ा आदमी ही तो है, वो क्या जानता है, मुझे उसे सबक सिखाने दो। पीछे हटो, ब्लैक वुल्फ ने कहा। नहीं, वो नॉर्थ आइलैंड्स का सॉर्सरर है। उसे वापस ले जाना ही मिशन पूरा करने के लिए जरूरी है। एक सॉर्सरर? वो क्या बला है? क्या वो कोई ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लोगों को ताकत देने के लिए किया जाता है? वीक किडनी वाला बंदा मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मास्टर, आपने इसके बारे में नहीं सुना। इसे समझाने में अभी काफी टाइम लगेगा। अब ये बकवास बंद करो। मैंने फिर भी अपना सिर हिला दिया। इसी पल ब्लैक वुल्फ की दहाड़ गूंजी। उसने उस सॉर्सरर को मेन ग्रुप में शामिल करके साथ ले जाने का ऑर्डर दिया। एक विशाल और स्ट्रॉन्ग आदमी आगे बढ़ा और उस पावरफुल नॉर्थ आइलैंड सॉर्सरर को अपने कंधे पर उठा लिया। वो छोटा लड़का सीधे सॉर्सरर की गोद में बैठ गया। आसपास फैली इस पूरी तबाही पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से आए थे। हालांकि मुझे कुछ शक था, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। जल्द ही हमें गंजे सिर वाले आदमी की आर्मी दिखाई दी। उस गुंडे ने हमें वापस आते देखा तो अपना घोड़ा हमारी तरफ दौड़ा दिया। ब्लैक वुल्फ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ अपने हाथ जोड़ दिए। गुंडे ने सिर हिलाया और अपने सबऑर्डिनेट्स को सिग्नल किया। बड़े बंदे ने खुद को संभाला। सोते हुए लड़के ने दूसरी तरफ झुककर उस बूढ़े सॉर्सरर को 2 सोल्जर्स के हवाले कर दिया। फिर लीडर आगे का रास्ता दिखाता रहा, जबकि ब्लैक वुल्फ जैसा आदमी हम बाकी लोगों को पीछे से लीड करता रहा। नॉर्थ आइलैंड्स के वो 2 सॉर्सरर्स अपनी छोटी स्क्वाड को धीरे धीरे गाड़ी की तरफ ले गए। हर कोई सुबह सुबह निकला था और तब वापस लौटा जब आसमान पूरी तरह खुल चुका था और दोपहर का सूरज ढलने लगा था। चारागाह में एक चमकती हुई गोल्डन लेयर फैली हुई थी। मैंने आंखें मिचमिचाई और पीछे मुड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उस गंजे सिर वाले बंदे का सिर अभी भी चमक रहा था। एक कमजोर आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तुम किस तरह की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो? या शायद ये बस जन्मजात ताकत थी, उस बड़े बंदे की तरह जो बाहर से पतला दुबला दिखता है लेकिन असल में पूरी तरह मस्कुलर है। ये सच में हैरान करने वाला था। वीक किडनी वाला बंदा मेरे कान में बकबक करता ही जा रहा था। शुरुआत में मैं अभी भी उसके कुछ सवालों का जवाब दे देता था, लेकिन बाद में मैंने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया जैसे मैं बहरा हूँ। ये बंदा इतने सारे सवाल पूछता था। आप एक सवाल का जवाब दो और ये तुरंत 10 नए सवाल पूछ देता। 2 साल बाद इन एंडलेस सवालों ने मुझे पागल कर दिया। आखिरकार जब मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं होडियप की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या ये हमेशा इतना बातूनी रहता है? जब ये इतना वीक नहीं था तब भी क्या ये इतना ही बोलता था? होडियप ने अपना सिर हिला दिया। मैं वहीं साइलेंट रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि होडियप आखिर कहना क्या चाहती है, और सोचा देखने के लिए कि ज्यादा बोलने का वीक किडनी से क्या कनेक्शन है। वैज्ञ से बात करने के लिए मैं ब्लैक वुल्फ की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या ज्यादा बोलने और वीक किडनी के बीच कोई कनेक्शन है। ब्लैक वुल्फ ने अपना सिर हिलाया और हंस दिया। मैं एक बार फिर कंफ्यूज रह गया। पूरे घर लौटने के रास्ते में इसी बारे में सोचता रहा। क्यों?
वो बार बार मुझसे बात करता रहा, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही भारी हूँ। वो इतना बोलता था, क्या इसका उसकी वीक किडनी से कोई कनेक्शन था? जब तक मुझे कैंप का गेट नहीं दिखा तब तक मुझे बात समझ नहीं आई। फिर मैं अचानक उछल पड़ा। धत तेरे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं वीक किडनी वाले से दूर भागा। वीक किडनी वाला गुस्सा नहीं हुआ, वो बस हंसता रहा। अब मुझे समझ आया कि वीक किडनी वाला मेरे साथ इतना इंथुजियास्टिक क्यों रहता था। तो बात यह है कि वो मुझे पसंद करता है। ये बंदा हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था। कौन जानता है उसकी पसंद भी कुछ अजीब ही हो। जब मैं अपनी वीक किडनी को लेकर सतर्क हो रहा था तभी आखिरी कंपनी भी पहुंच गई। हम सब एक साथ हुइदवान कैंप में दाखिल हुए। कैंप के अंदर का नजारा अभी भी वैसा ही था जैसा आज सुबह हमारे जाने के वक्त था। बस नॉर्थ आइलैंड्स के कुछ चमकते हुए स्टेक्स खाली थे। मैंने चारों तरफ देखा और ई डुएन गेट के पास बने प्लेटफॉर्म से खून टपकता हुआ देखा। मैंने अपने होंठ भींच लिए। लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। मुंडा पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला। वो काफी टेंस लग रहा था। वो इस जर्नी में हमारे साथ तो आया था लेकिन उसने कुछ किया नहीं। क्या ये हो सकता है कि वो सिर्फ ब्लैक वुल्फ के ग्रुप और उनके गैंग पे नजर रखने आया था? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। गंजे सिर वाले बंदे ने इशारा किया और बैरक्स पहुंच गया। आज सुबह हम सबको निकलते देखकर उसने राहत की सांस ली थी और अब उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को अलग होने का ऑर्डर दिया। हु फैमिली के गार्ड्स ने ऑर्डर सुना और एक साथ वहां से हट गए। ब्लैक वुल्फ हमें कैंप के अंदर ले गया। सभी ने एक एक करके अपने वेपन्स रख दिए और जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी आयरन मेसेस भी कैजुअली एक तरफ रख दी। इसे देखकर मुझे घिन आने लगी। मैंने मन ही मन फुसफुसाकर सोचा। तभी बाहर से वही दामाद जैसा दिखने वाला आदमी अंदर आया। कैंप में मौजूद हर शख्स उसे घूरने लगा। वो टेबल के पीछे रखी चेयर पर बैठ गया और एक छोटी नोटबुक निकाली। उसने ठंडी सांस ली और धीरे से पूछा, कैसा रहा? क्या तुमने किसी हाई लेवल सॉर्सरर को पकड़ा? अच्छा है तुम सबने अपना काम पूरा कर लिया। फिर उस बूढ़े ने आज सुबह टेबल के नीचे से वही छोटी नोटबुक निकाली। उस बूढ़े को पता नहीं था कि ऊपर क्या लिखना है। तभी वो बोल पड़ा, आपने कहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है तो मुझे उस पाउंडर दवा का एक हिस्सा दो। भेड़िए ने मुड़कर पाइप से एक शीशी निकाली और मेज पर सफेद कपड़ा रख दिया। बूढ़े ने सिर हिलाया और आखिरकार उसने कैंप के लोगों की तरफ ऊपर देखा। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में साफ हैरानी दिखाई दी। तुम वापस आ भी गए, तुम भी वापस जा सकते हो। भेड़िया बिना कुछ बोले चुपचाप हंसा। बूढ़े ने वीक किडनी वाले की तरफ देखा, तो तुम पूरे दिन इसी को ढूंढ रहे थे? वीक किडनी वाले ने कुछ नहीं कहा। उसकी भौहें तन गईं। वो बूढ़ा आदमी जो मुझे उसका प्रेमी समझ रहा था कुछ कहने ही वाला था कि भेड़िया पहले ही बोल पड़ा, ये काफी अच्छा है, अगली बार भी हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, ये एक दिलचस्प आइडिया है। बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी जांच पड़ताल और काफी क्यूरियोसिटी थी। अगर ऐसी बात है तो तुम क्या चाहते हो? मैंने अपनी तरफ इशारा किया। आप मुझसे बात कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैंने नेचुरली जवाब दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ हर किसी के पास कुछ न कुछ है जो वो चाहता है। कुछ लोग पैसा चाहते हैं, कुछ आज़ादी चाहते हैं, कुछ शांति चाहते हैं और कुछ सर की जान लेना चाहते हैं। तुम किस तरह की चीज़ चाहते हो? मुझे समझ आ गया, वो बूढ़ा सच कह रहा था। मैंने अपने जूते समेटे और जवाब दिया, मैं किसी को मारना चाहता हूँ और क्या, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बूढ़े ने काफी देर तक मुझे घूरकर देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। ओह, मुझे लगा तुम प्रिंसेस चिंगफेंग को चाहते हो। मेरा चेहरा लाल पीला हो गया। ये बूढ़ा मेरी पूरी बैकग्राउंड भी जानता है। फिर उसने मेज के नीचे से एक नोटबुक निकाली, एक पन्ना खोला और ऊपर देखकर पूछा, तुम क्या नाम लिखने की सोच रहे हो? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक बेवकूफी भरी गलती थी। बूढ़े ने पेन उठाई और कागज के एक टुकड़े पर 3 शब्द लिखे। फिर कहा, अब से तुम्हें 1000 मेरिट जमा करने होंगे। जब तुम पूरे पॉइंट्स 1 कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। मैंने अनजाने में पूछा, इसका आपके पिछले सवाल से क्या लेना देना है? वो बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यूं ही क्यूरियस था, मैं मजबूर हूँ। मुझे लगा कि अभी जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन पता चला कि ये तो बस उस आदमी का एक जोक था। उसने वही नोटबुक वापस रख दी। भेड़िए ने बूढ़े के सामने हाथ जोड़े और अखाड़े से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मैंने एक पल के लिए उस बूढ़े आदमी को गहराई से देखा और फिर अरीना से बाहर निकल गया। हाँ,